तो अभी ये सारे में जैसा भैया ने बताया कि साइकोलॉजी पे एक वर्कशॉप हुआ। और उसको लेकर हम लोगों ने सोचा कि कीनोट लेक्चर में इसको रखा जाए। तो अभी जो वर्कशॉप कर रहे हैं दो पार्ट्स में कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने जो साइकोलॉजी की मुख्य मुख्य बातें हैं उसको रखा, और उसके बाद जो मॉडर्न साइकोलॉजी है खासतौर पर जो वेस्ट पर डेवलप हुआ उसकी बात हुई। और उसके सेकेंड पार्ट में अभी जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल साइकोलॉजी रही है जो भिन्न भिन्न दर्शनों से उद्धृत हुआ है उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दिनांक 21 से 24 अगस्त के बीच में ये सारे में पुनः वर्कशॉप होगा, और फिर 8 दिनों में ये वर्कशॉप कंप्लीट होगा। तो अभी ये साइकोलॉजी का कोर्स डेवलप हो रहा है। पहले हम लोगों ने इसका एक सिलेबस बनाया, फिर उसको लेकर हम लोग कुछ कंटेंट डेवलप किया, और वर्कशॉप करते हुए उसमें फिर कुछ और रिफाइनमेंट हुए, और वर्कशॉप करने के बाद कुछ और चीज़ें ध्यान में आई हैं। तो मैं कहूँगा कि एक अंडर डेवलपमेंट है ये कोर्स। और जो 4 दिनों का आगे एक वर्कशॉप होगा उसको लेकर कुछ और चीज़ें ध्यान में आएंगी, जैसे संवाद होता है, चर्चाएं होती हैं, हमारा एक्सप्लोरेशन और डीप और वाइड होता जाता है। और प्रयास ये है कि जो बात हमें अस्तित्व की समझ के साथ दिखाई दे रही है, संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व की समझ के साथ हमें जो बात दिखाई दे रही है, उसके आधार पर मनोविज्ञान का मानवीय स्वरूप क्या होगा उसको हम निकाल कर ला पाए। और जो भी परंपरा में आधुनिकता में साइकोलॉजी को लेकर काम हुआ है उन सब का सदुपयोग करते हुए एक ऐसा कोर्स डेवलप हो पाए जो हर विधा में हर स्ट्रीम में छात्र पढ़ पाए, अध्यापक पढ़ा पाए। और यदि पारंपरिक अथवा आधुनिक मनोविज्ञान में कहीं कुछ कसर है तो उसको भी हम पूरा कर पाए, है ना। तो क्या मनोविज्ञान को एक नई दृष्टि मिल सकती है, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिल सकता है, उसको लेकर एक प्रयास है। आप देखेंगे कि जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी को लेकर भिन्न भिन्न दृष्टियां रही हैं, कई सारे पर्सपेक्टिव्स रहे हैं। और उसको अध्ययन करते स्वयं में भी स्पष्टता हुई कि संबंध व्यवस्था और अस्तित्व की समझ के साथ उसको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया जा सकता है। और जितने भी पर्सपेक्टिव्स अभी तक डेवलप हुए हैं उनका सही सदुपयोग हो सकता है। तो उस भूमिका के साथ मैं अपनी थोड़ी बात यहाँ रखता हूँ। समय संक्षिप्त है, 1 घंटे में इतनी पूरी बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो थोड़ा कहीं कहीं पे तेजी से भी चलेंगे, कहीं ठहर कर थोड़ी चर्चा भी कर लेंगे। और आगे जब ये पूरा कोर्स डेवलप हो पाता है तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में साइकोलॉजी पर वर्कशॉप हो। माइनर डिग्री की बात की थी भैया ने, तो माइनर डिग्री में अभी 8 कोर्सेज हैं। तो जो इंट्रोडक्टरी कोर्स है जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान हम रन करते हैं, जो मैंडेटरी सेकेंड ईयर का कोर्स है UHV 2 कहते हैं, जो हम सभी पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं। फिर माइनर डिग्री के कोर्सेज हैं जिसमें UHV 3 में देखें तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग नेचर एंड एग्जिस्टेंस कॉम्प्रिहेंसिवली, इसका पूरा कंटेंट डेवलप हो चुका है और इसका बुक भी डेवलप हो चुका है। UHV 4 विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी, ये भी लगभग पूरा हो चुका है। इसको लेकर 2-3 स्थानों पे वर्कशॉप भी हो चुके हैं। अभी कुछ समय पहले SR में भी एक वर्कशॉप हुआ था, एक एक दर्ग में भी 1 या 2 वर्कशॉप्स हुए हैं इसको लेकर। फिर ह्यूमन वैल्यूज इन वेरियस फिलोसफीज, इसमें बौद्ध और जैन दर्शन, वैदिक दर्शन, मध्य दर्शन, इन 3 विधाओं में किस तरह से मानवीय मूल्य निकल कर आए हैं उसको लेकर कोर्सेज बनाए गए हैं। इस पर हमने बहुत पहले कुछ वर्कशॉप्स किए थे, आगे और वर्कशॉप्स करने का प्रयास है। फिर ये ह्यूमन साइकोलॉजी का कोर्स है जिस पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। और होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन सोशियोलॉजी 2 कोर्सेज हैं UHV 7 के रूप में। तो ह्यूमन हेल्थ का तो कोर्स पूरा डेवलप हो चुका है, पुस्तक लिखी जा चुकी है। सोशियोलॉजी पे कोर्स अभी डेवलप हो रहा है। अपना प्रयास है कि एक सीरीज हम लोग जैसे अभी साइकोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं वैसे सोशियोलॉजी के लिए, और फिर आगे बढ़कर UHV 8 है इकोनॉमिक्स, उसके लिए भी कोर्स डेवलप हो जाए। तो अगर एक ओवरव्यू रखा जाए साइकोलॉजी क्या है, तो ह्यूमन साइक का जो अध्ययन है, साइक देखें तो एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सोल यानी मैं, चैतन्य, यानी शरीर से भिन्न कोई वास्तविकता, और लोगोस यानी अध्ययन, स्टडी करना। तो शरीर से भिन्न कोई वास्तविकता को अध्ययन करना, उसको ही बिल्कुल साफ साफ भिन्न एक इकाई के रूप में देख पाए हैं नहीं देख पाए हैं, है ना। ये तो अभी एक भिन्न भिन्न विधाओं में अपने को देखना होगा कितना स्पष्ट रूप से देख पाए हैं। परंतु
परंपरा में कहें या मॉडर्निटी में कहें, लोगों ने सोल नाम की वस्तु को स्वीकारा है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे, किस किस तरह के पर्सपेक्टिव्स आते हैं, किस तरह से लोगों ने चैतन्यता को देखने समझने का प्रयास किया है। तो अल्टीमेटली देखें तो जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, मन में जो चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से अभिव्यक्त होती हैं, बाहर की चीज़ों का कैसे उन पर प्रभाव पड़ता है, जो मन में हो रहा है उसका कैसे हमारी परस्परता में प्रभाव पड़ता है, उसका लोगों ने अध्ययन किया है। और आप देखें कि भिन्न भिन्न स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में लोगों ने भिन्न भिन्न तरीकों से देखने समझने का प्रयास किया है। उसकी अपनी सीमाएं भी आपको दिखाई देंगी। खासतौर पे मैं कहूँगा कि आ, संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व की समझ के साथ जब हम देखते हैं तो हम इनका सही मूल्यांकन भी कर पाते हैं, इनकी सीमाएं भी देख पाते हैं और इनका सदुपयोग भी देख पाते हैं। और आगे अपने को क्या भागीदारी करनी है ताकि फुल ह्यूमन पोटेंशियल डेवलप हो पाए शिक्षा के द्वारा, वो भी स्पष्ट होता है। तो बिना किसी आ, आ, कि मैं कहूँगा विरोध किए हुए या फिर है ना कमियों को दर्शाते हुए, हम ये देख सकते हैं कि कैसे इन सब की पूरकता हो सकती है, जो भी विधाएं हैं। कोर्स का पर्पस देखें तो ये है कि साइकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो कुछ बातें जो हम लोग कर रहे हैं वो आधार में होते हुए कैसे साइकोलॉजी में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है विश्व भर में, उसकी हमको समझ हो जाए और कैसे वो फुल ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप करने में सहायक हो सकता है। अभी तक जितना काम हुआ है उसको भी हम लोग देख पाए और ये भी हम आइडेंटिफाई कर पाए कि आज जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से आगे चलने की क्या दिशा होगी, क्या विधि होगी, ताकि हमारे में जांच परख और पुष्ट हो और हम अपने में स्वयं की समझ को पूर्णता की ओर ले जा सकें। ये बात जो हम लोग बार बार कहते रहते हैं कि अल्टीमेटली शुद्ध दृष्टा के रूप में देखना है वास्तविकता को, अस्तित्व को, स्वयं को, संबंध को, प्रकृति को, शून्य को, अस्तित्व समग्र को। तो आप पाएंगे कि जितना जितना हम शुद्ध दृष्टा के रूप में देखने के लिए तत्पर और तैयार होते हैं, उतना उतना हमें ये बातें और स्पष्ट होती हैं, इसका हम सही प्लेसमेंट कर पाते हैं और इनसे जो निष्कर्ष निकलते हैं उनका भी हम सदुपयोग कर पाते हैं। तो जो स्कोप होगा वो ये होगा कि ह्यूमन साइक को समझा जाए, जिसको माइंड कहा जाए, कॉन्शसनेस कहा जाए, सोल कहा जाए, है ना। भिन्न भिन्न विचारकों ने, दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न तरीके से इसको पुकारा है। फिर मानव के आचरण कैसे निर्धारित होते हैं, इसको आप पाएंगे जब हम लोग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, तो उन्होंने इसको काफी तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया है कि मनुष्य का जीना किन किन बातों से प्रभावित होता है। यानी यूं देखें तो हमारे संस्कार कैसे निर्मित होते हैं। इसको लेकर पश्चिम में और पूरब में काफी काम हुआ है। और ऐसा हो सकता है कि अभी आप जिस तरह से एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं उसमें आप कुछ चीज़ों को तो देख पा रहे हैं, बट कुछ चीज़ें जो आपके अंदर संस्कार रूप में निर्मित हो गई हैं वो कैसे निर्मित हुई, कहाँ से निर्मित हुई, क्यों निर्मित हुई, उसको अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। है ना, किसी चीज़ के प्रति लाइकिंग होना, कहीं डिसलाइकिंग होना, किसी चीज़ को श्रेष्ठ मानना, किसी को नेष्ट मानना, कहीं पे संबंध देख पाना, कहीं विरोध बन जाना, ये सब चीज़ें हमारे अंदर कैसे बन गई हैं संस्कार रूप में। इसको अगर हम डीप डाउन देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें चीज़ें सहायक हो सकती हैं। एक तो ये है कि हम एक शुद्ध दृष्टा के रूप में जब देखने जाते हैं तो चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं, बट यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये सारी विधाएं भी काफ़ी सहायक हो सकती हैं। फिर मानव का फुल पोटेंशियल, यानी एक पूर्ण मानव की स्थिति, गति, उसका जीना कैसा होगा, वो बात हमको समझ में आ सकती है। फिर अभी क्या समस्याएं हमको दिखाई देती हैं जब हम पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, तो हमारे भाव में, विचार में, व्यवहार में, कार्य में, भागीदारी में, हमारे संस्कारों में क्या समस्याएं दिखाई देती हैं, उसके कारण समाज के स्तर पर कैसी समस्याएं बन जाती हैं, उस पर भी एक दृष्टि जा सकती है। फिर कैसे हमारे अंदर देखना और पुष्ट हो जाए, समझ बने, है ना, ताकि हम अपने समस्याओं का निराकरण कर पाएं। तो हमको फुल ह्यूमन पोटेंशियल का पता लगे, समस्याओं को हम समीक्षा कर पाएं और इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और अपने फुल पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से कैसे आगे के लिए गति कर पाएं। और यदि हम एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में विकसित हो पाते हैं तो हमारा आचरण कैसा होगा हर स्तर पर, उसको हम समझ पाए। तो आप पाएंगे कि कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में हो सकता है इसको एड्रेस न किया गया हो, कहीं पे शायद एड्रेस किया गया, ये हम कंप्लीटली आपके लिए ओपन रखते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो
इस बात को अध्ययन करते हुए अपने आप में तो स्पष्टता बढ़ती जा रही है ना। तो अपने आप में तो विश्वास के साथ कई सारी बातों को रखा जा सकता है, परंतु जब इस बात को सामने रख रहे हैं तो एक प्रस्ताव के रूप में हम सबके लिए प्रस्तुत है। तो इन 6 बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे, उसके साथ एक दो बिंदुओं को और जोड़ेंगे। तो जो दृष्टि हमारी बन पाई है अभी तक के अध्ययन से, उन्होंने इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप किए, UHV 2 किया, हमें से कई साथियों ने UHV 3 किया, कुछ साथियों ने UHV 4 वर्कशॉप भी किया है, फिर स्वास्थ्य को लेकर कई सारे साथियों ने वर्कशॉप किया है। तो हमको ये समझ में आता है कि जो मानव है वो सेल्फ, जो चैतन्य इकाई है, और शरीर जो जड़ इकाई है, इसका सह अस्तित्व है। सेल्फ को समझने जाते हैं तो वहाँ 10 क्रियाएं दिखाई देती हैं, जिसको हम लोग दो ब्लॉक्स में स्टडी कर सकते हैं, ब्लॉक B1 और ब्लॉक B2। और जो संस्कार है वो बेसिकली हमारे अंदर जो गहरी स्वीकृतियां बन गई हैं, वो स्वीकृतियां ही हमारा संस्कार है, जो हमारे पूरे जीने को प्रभावित करती हैं। और आप देखेंगे तो पाएंगे कि हम सभी निरंतर सुखपूर्वक जीना तो चाहते हैं, परंतु जी नहीं पा रहे हैं, हो सकता है क्योंकि हम अपने संस्कारों से उलझे हुए हैं। उनसे ही हम संघर्ष कर रहे हैं, उनसे ही हम बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और संस्कार दोनों प्रकार के हो सकते हैं, कुछ हो जो सही समझ के अनुरूप हो, कुछ हो जो सही समझ के अनुरूप ना हो, कुछ हो जो हमने समझने के आधार पर अपने आप में देखा है और स्वीकार लिया है, कुछ है जो हमने देखा नहीं है बट स्वीकार लिया है ना। तो अगर हमने समझा नहीं है, स्वीकार लिया है, सही समझ के अनुरूप है, तब भी वहां देखना बाकी है। अगर देख लिया है, समझ लिया है, स्वीकार लिया है, तब तो उसके आधार पर सहज रूप से जीना हो पाएगा, अन्यथा उलझन, समस्या, तनाव और परेशानी बनी रहती है। मानव का आचरण कैसे निर्मित होता है, निश्चित होता है, इसको देखें तो हमारे अंदर कुछ संस्कार बने हुए हैं जो गहरी स्वीकृतियां हैं। इससे हमारा भाव तैयार होता है ना। हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते रहते हैं वो इन्हीं संस्कारों के आधार पर होते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर विचार तैयार होते हैं। और ये फिर ये परस्परता में जाता है, व्यवहार कार्य भागीदारी में जाता है। तो आपको दिखाई देगा डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को स्टडी करते हुए कि कहीं पे कुछ बातों को ज़्यादा महत्व दिया गया, कहीं पे कुछ बातों को ज़्यादा महत्व दिया गया है ना। तो ये अपने आप में शोध करने का विषय है। आप देख पाए कि भिन्न भिन्न स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया, क्या चीज़ें रह गई, कैसे उसको पूरा किया जा सकता है। फिर फुल ह्यूमन पोटेंशियल यानी स्वतंत्रता का अर्थ क्या होगा, ताकि हम जो बिना समझे हुए मान्यताएं बना ली हैं उससे मुक्त हो पाए। तो ये दिखता है कि हमारे अंदर जो 10 क्रियाएं चल रही हैं वो जागृत हो जाए। तो ऑलरेडी ब्लॉक B2 की क्रियाएं चल रही हैं, भले ही वो अजागृत स्थिति में है, अनगाइडेड है, डिलूडेड है। तो हमारे अंदर चिंतन, बोध, अनुभव की क्रिया जागृत हो जाए, जिससे ब्लॉक B1 की क्रियाएं पूर्णतया जागृत हो जाए। अगर ये जागृत हो पाता है तो फिर हमारे संस्कार पूर्णतया शुद्ध हो पाते हैं। यानी जो कुछ भी हमने माना हुआ था बिना समझे हुए, वो मूल्यांकित हो जाता है और समझ के आधार पर हमारे नए संस्कार तैयार हो पाते हैं, जिससे स्वयं में समाधान बन पाता है और जिससे हमारा आचरण निश्चित हो पाता है। तो ये बात हम लोगों ने कई बार देखी है, कही है। जो लोग मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको ये बातें ज़्यादा स्पष्ट होंगी, कैसे हमारे अंदर संस्कार बन जाते हैं और कैसे संस्कारों का परिमार्जन आवश्यक है। और जैसे जैसे परिमार्जन होता जाता है, कैसे कैसे हम समाधानित होते जाते हैं। हमें ये दिखाई देता है कि हमारे सुख और दुख का स्रोत भीतर ही है ना। और कहाँ है, तो हमारे अपने संस्कारों में है। तो उस पर काम करना निश्चित रूप से जरूरी है, और हम उसको जितना जितना बारीकी से काम करते हैं उतना हम आगे की ओर गति कर पाते हैं। समस्याएं क्या हैं, तो ये हम सभी अपने आप में देख सकते हैं। हमारे भाव में क्या समस्या है, विचार में क्या समस्या है, उसके कारण हमारे व्यवहार कार्य भागीदारी में क्या समस्या है। और जैसा मेरे अंदर समस्या है वैसे दूसरे के अंदर भी समस्या है। उसी को देखें तो ये जो संस्कार व्यक्तिगत रूप से बने हुए हैं वही संस्कृति का रूप ले लेती है समाज में। जो हमारा व्यवहार बना रहता है वही एक सभ्यता का रूप ले लेता है। जो कार्य करने की पद्धति होती है, भागीदारी करने की विधि होती है, वही एक व्यवस्था का रूप ले लेता है। तो अगर वो समझ के आधार पर नहीं है तो अमानवीय व्यवस्था हो जाती है। अमानवीय आचरण से आगे बढ़ते हुए अमानवीय व्यवस्था हो जाती है। अगर सही समझ पर आधारित है तो मानवीय आचरण से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे मानवीय व्यवस्था की ओर हम गति करने लगते हैं। और अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा के हम आधार बन जाए, है ना। और उससे हमारा सुख सुनिश्चित हो जाता है। परंपरा धीरे धीरे बनेगी, है ना, उसके लिए बहुत सारे आयाम पे काम करने की जरूरत है। बट अपने आप में शोध करते हुए आपको दिखाई देगा कि कैसे हमारे अंदर बहुत सारे गहरे संस्कार फंसे रहते हैं। उससे निकलना कई बार कितना मुश्किल पड़ता है। और जितना जितना आप अपने ऊपर गंभीरता से काम करते हैं, उतना समाज के प्रति भी उदारता का भाव बनता है, परिवार के प्रति,
संबंधियों के प्रति उदारता का भाव बनता है कि जब मैं अपने आप में इतना शोध कर रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, तो अगले को भी तो समय लगेगा ही। तो संबंध में एक स्वीकृति भी बनती है और दूसरे के प्रति उदारता का भी भाव बनता है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, अगर हम इसको देखें तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, तीन भागों में इसको हम देख सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब कोई प्रस्ताव मुझे मिला, मैं अपने आप में उसको जांच रहा हूँ, देख रहा हूँ, जीतने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे बात समझ में आ रही है। उसी क्रम में देखें तो सेल्फ अवेयरनेस, सजगता। भले हमें कोई प्रस्ताव न मिला हो, बट फिर भी मैं अपने आप में सजग तो हो ही सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या भाव बना हुआ है, क्या विचार चल रहा है, मेरा व्यवहार कैसा है। और यदि प्रस्ताव मिला हुआ है और सजग भी है, तो अपना मूल्यांकन भी कर पाते हैं कि कहाँ मैं कम पड़ रहा हूँ और कहाँ मुझे अपने आप में काम करने की जरूरत है, जिससे हमारे संस्कारों में परिमार्जन होता है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज भी डेवलप हुए हैं। अभी हम लोग मॉर्निंग में एक्सरसाइज 1 और 2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 भी आगे करना है अपने को, परंतु उसके लिए और थोड़ी हमारे संस्कारों में परिमार्जन हो जाए तो एक्सरसाइज 3 कर पाएंगे। फिर उससे आगे बढ़े तो एक्सरसाइज 4, 5, 6, 7 इसको भी किया जा सकता है। इसका मतलब व्यवहार में, कार्य में, भागीदारी में, परंपरा में ये बात कैसे जाएगी, उन सबको लेकर हम अपने आप में अभ्यास कर सकते हैं। फिर अगर हम इन बातों को अपने आप में देख समझ पाते हैं तो उससे हमारा आचरण कैसा होगा, जिसको पूर्ण आचरण कहें, निश्चित आचरण कहें, है ना, जिससे कि परस्परता में उभय सुख हो और शेष प्रकृति के साथ उभय समृद्धि हो, न समाज में अभय हो, प्रकृति में सहअस्तित्व हो, यानी मानव लक्ष्य को हम पूरा कर पाए। तो ये वांछित है ना। और इसके लिए हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया है। अब इसको ही ध्यान में रखते हुए, इसको आधार में रखते हुए हम आगे कुछ अध्ययन करेंगे। तो एक्सपेक्टेड ये है कि बच्चों को जो ह्यूमन साइकोलॉजी आज के दिन पढ़ाया जा रहा है और जो परंपरा में तैयार हुआ है, उन सबके प्रति एक एक्सपोजर हो जाए, उनको बातें स्पष्ट हो जाए। फिर उसके आधार पर चैतन्य की समझ हो जाए और संस्कार कैसे हमारे बनते हैं और कैसे संस्कारों से हमारा व्यवहार, कार्य, भागीदारी प्रभावित होता है, ये दिखने लगे। ये भी दिखाई दे कि जब हमें सही समझ होती है तो हमारे जीने में कैसे परिमार्जन होता है, हमारे कल्पनाशीलता में, हमारे भाव विचार में कैसे परिमार्जन होता है। और भिन्न भिन्न जो थियरीज आई हैं, चाहे परंपरा में आई हो या मॉडर्निटी में आई हो, उसका हमें एक्सपोजर हो जाए। और फिर उससे जो भी कॉन्सेप्ट्स निकले हैं उसका हम एक निश्चित समीक्षा कर पाए और उससे आगे की दिशा देख पाए, ताकि वो साइकोलॉजी फुल ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप करने में सहायक हो पाए। तो अगर प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी देखें तो तीन बातें: सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। तो अभी हम सब लोग देखें तो मोर और लेस इस काम को कर ही रहे हैं। इसमें आपके सामने कुछ और सूचनाएं जुड़ जाएंगी, उसको भी मैं कहूँगा एक प्रस्ताव के रूप में लें। कई बार आपको लगेगा कि ये तो मेरे लिए लागू नहीं होता, ठीक बात है, तो इसे ड्रॉप कर दें। अगर कहीं लागू होता है तो उसका सदुपयोग कर लें। तो भिन्न भिन्न समयों पे ये बात रखी गई है ना। 1887 में लगभग बताते हैं कि पहली बार मॉडर्न साइकोलॉजी की नींव रखी गई थी। और उस समय जो परिवेश था, परिस्थितियां थी, उसको लेकर कुछ मनोविज्ञान के सिद्धांत रखे गए। फिर धीरे धीरे और उसमें गति आई। और अभी आपको एक अच्छी बात दिखाई देगी कि जो वेस्ट में जो साइकोलॉजी के स्कूल्स डेवलप हुए, उसमें लोगों को निश्चित रूप से कुछ कमियां दिखाई दी। ऐसा लगा कि एबनॉर्मलिटीज का स्टडी ज़्यादा हो रहा है, यानी जो अप्राकृतिक आचरण है ना, उसका ज़्यादा स्टडी हो रहा है। तो एक मानव सुखी होकर कैसे जिएगा, मानव सुखी कैसे होगा, इस ओर अब उन्होंने ध्यान देना शुरू किया है। और एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है जिसको अभी पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं, कि सुखपूर्वक जीने के लिए क्या करना आवश्यक है और कैसे हो सकते हैं, उस पर अब प्रचलित मनोविज्ञान का भी ध्यान जा रहा है। और उसको पश्चिम में भी काफी गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है। अगर हमारे यहाँ देखें तो इसको तो शुरू से ही एक लक्ष्य के रूप में रखा गया। हमने मोक्ष को, निर्वाण को, तुरीय को, अनुभव को शुरू से ही एक लक्ष्य के रूप में रखा है। तो एक अच्छी बात है। अगर हम मानव सभ्यता को देखें तो धीरे धीरे सही गंतव्य की ओर जाने के लिए प्रेरित हो रही है। तो ये एक बहुत उपलब्धि की बात है। तो इस प्रक्रिया से हम सभी अवगत हैं, मैं इस पे ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। तो प्रस्ताव है जिसको हम अपने आप पे जांच सकते हैं, ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए कहा गया है। इसको करते हुए हम अपने आप में सजग हो सकते हैं, है ना। और हम लोग सुबह के सत्र में अभ्यास 1 और 2 को करते हुए सजग होने का काफ़ी प्रयास करते हैं कि कैसे मुझे एक एक क्षण अपने भाव का होश हो, अपने विचार का होश हो, अपने व्यवहार कार्य का होश हो, ठीक है ना। अभी हमने क्या माना हुआ है और क्या जाना हुआ है, इन दोनों का होश हो जाए। तो एक तरफ से हमें
प्रस्ताव मिल रहा है जिसको हम जांच रहे हैं, जी कर देख रहे हैं समझ विकसित करने के लिए। दूसरी तरफ से हम अपने आप में होश में आने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके साथ इन दोनों के साथ हम अपना मूल्यांकन करने का भी प्रयास कर रहे हैं, और वही प्रक्रिया अपने को बनाए रखनी है। अगर की टेक अवे देखें तो इन सारे प्रयासों का क्या है कि हमारे अंदर ये जांच प्रक्रिया अनवरत चलती रहे, और आगे चलकर हम एक शुद्ध दृष्टा के रूप में देख पाए। आपको दिखेगा कि जब भी हमें कोई झलक भी मिलती है कि हम शुद्ध दृष्टा के रूप में देखने की स्थिति में आ रहे हैं, तो आपके अपने अंदर ही एक परिमार्जन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने इस बात को देखा ही है कि मानव की मूल चाहना क्या है, तो निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है। और सुख का अर्थ क्या है, तो हार्मनी में होना, लय संगीत व्यवस्था में होना। समृद्धि का मतलब क्या है कि सुविधा की आवश्यकता की पहचान हो जाए और उससे अधिक हमारे पास उपलब्ध हो, ये बात हमको दिखाई दे भाव के स्तर पर। यदि हम सुख को ठीक ठीक देख पाते हैं तो सुख का स्रोत हमें भीतर दिखाई देता है, सुख हमें स्वभाव के रूप में दिखाई देता है, सही समझ सही भाव के रूप में। परंतु यदि हम सुख को अपने स्वभाव के रूप में नहीं देख पाते, सुख का स्रोत भीतर नहीं दिखाई देता, और चूंकि चाहना बनी हुई है लय में संगीत में होने की, तो क्या करें, तो हम उसके लिए बाहर भागते हैं। बाहर भागते हैं तो प्रभाव के रूप में सुखी होने का प्रयास करते हैं, है ना। तो दूसरे से कोई अनुकूल भाव मिल जाए उसके लिए प्रयास करते हैं, या शरीर से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए उसके लिए प्रयास करते हैं, और दोनों की हमें सीमाएं दिखाई देती हैं कि इसमें निश्चितता नहीं है, निरंतरता नहीं है, परस्परता में एक बाहर निर्भरता है, ऐसा कोई तृप्ति बिंदु नहीं दिखाई देता। इसलिए हम इसको बार बार बदलते रहते हैं ताकि किसी प्रकार हम अपने आप में आराम में रहें, सुख मिलता रहे। परंतु जब सही समझ सही भाव के साथ होते हैं तो उसमें तृप्ति, आश्वस्ति, निरंतरता, स्वतंत्रता दिखाई देती है। तो फुल ह्यूमन पोटेंशियल का मतलब हुआ कि ये जो ऊपर है ना लिखा हुआ है स्वभाव के रूप में, वहां हम स्थापित हो जाए। और अभी जो स्थिति है हमारी, हो सकता है कहीं नीचे हो या दोनों का मिक्स हो, जहां भी है हमें पहुंचना तो यहाँ है। ये भी दिखाई देता है कि समझ के क्रम में बहुत एक महत्वपूर्ण बात जो समझ में आनी है, वो ये है कि मानव शरीर मात्र नहीं है, चैतन्य और जड़ का सहअस्तित्व है। तो मैं हूँ, शरीर है, दोनों की आवश्यकताएं अलग हैं, क्रियाएं अलग हैं, निर्वाह दोनों अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो मैं एक चैतन्य इकाई हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है। इस चैतन्यता को जितना ठीक ठीक हम समझ पाते हैं उतना उतना हमको आगे के लिए भी समझ बनती है, दृष्टि बनती है। तो चैतन्य को जब समझने जाते हैं, जैसा हमने प्रस्ताव के रूप में पहले भी देखा है, तो कल्पनाशीलता में कुछ क्रियाएं दिखाई देती हैं, इच्छा विचार आशा के रूप में। तो हमारे चित्रण की क्रिया हो रही है, विश्लेषण तुलन की क्रिया हो रही है, चयन आस्वादन की क्रिया हो रही है। जब तुलन कर रहे हैं तो उसमें दिखता है कि प्रिय हित लाभ में फंसे रहते हैं, सुख की आशा में। जो हम आस्वादन भी करते हैं वो संवेदनाओं से तृप्त हो जाए, कोई स्वाद से तृप्त हो जाए, इसके लिए हम आस्वादन में उलझे रहते हैं। और इसीलिए हमारे जीने में स्वयं में सुख नहीं दिखाई देता, हम परतंत्र रहते हैं, मान्यता या संवेदना के दबाव में रहते हैं, प्रभाव में रहते हैं, अपने सहजता के आधार पर नहीं जी पाते, जबकि उसका स्रोत मेरे अंदर बना हुआ है। इसी स्रोत को हम जब जागृत कर पाते हैं तो धीरे धीरे हमारा विकास होता है, हमारे में चिंतन बोध अनुभव की क्रिया जागृत होती है, और हम पूर्णता की ओर अग्रसर हो पाते हैं। ये विकास होना है, ये हमको ध्यान में रहे। तो हम कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं, चाहे साइकोलॉजी को कर रहे हैं, सोशियोलॉजी को कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स को कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज को कर रहे हैं, हम किसी दर्शन को अध्ययन कर रहे हैं, अगर ये बात हमें ध्यान में रहे कि अल्टीमेटली मुझे अपने आप में चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना है ना, तो हम उसका ठीक ठीक प्लेसमेंट कर पाएंगे। भिन्न भिन्न विधाओं में आपको भिन्न भिन्न शब्द मिलेंगे, ठीक है ना। हो सकता है जिसको हम यहाँ इमेजिंग कह रहे हैं वो कोई दूसरे थियरी में इमेजिंग कुछ और कहा जा रहा है। जैसे आप कई बार पाएंगे, अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि इमेजिंग जिसे हम अभी कह रहे हैं इच्छा के स्तर पर, तो स्ट्रक्चरलिज्म में उसको विचार के स्तर पर कहा जा रहा है ना। तो शब्द अलग अलग हो सकते हैं। भारतीय दर्शनों में भी आप पाएंगे भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द हैं, उनका प्रॉपर प्लेसमेंट हो जाए ताकि हमारा जो मूल वास्तविकता है उसकी ओर ध्यान चला जाए। पश्चिम में जो प्रयास हुए और भी विश्व के भिन्न भिन्न हिस्सों में जो प्रयास हुए, उसमें हो सकता है अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु हर बार ध्यान आकर्षण कराया गया है वास्तविकता की ओर, कि हमारा मूल वास्तविकता की ओर ध्यान चला जाए ताकि हम में परिमार्जन हो जाए। तो ये अपने आप में देखने की बात है, क्या हम इस प्रक्रिया में आ पाए हैं, क्या इसको हम अपने आप में सुनिश्चित कर पा रहे हैं। तो इसको करते हुए हम में एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि हमारे में क्रियाएं पूर्णतया जागृत हो जाए, यानी मुझ में सहअस्तित्व का अनुभव हो जाए, जो प्रमाण रूप में नीचे की क्रियाओं को पूर्णतया जागृत कर पाए। व्यवस्था का बोध हो जाए जिससे हम सहज रूप से संकल्पित हो जाए पूर्णता के अर्थ में जीने के लिए। संबंध का पूर्णतया चिंतन हो जाए,
जिससे पूरी कल्पनाशीलता, संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व के समझ के आधार पर निश्चित हो जाए, जिससे हमारी इच्छा विचार आशा में निश्चितता हो जाए, तृप्ति हो जाए, जिससे हमारी भागीदारी अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था और मानवीय परंपरा के अर्थ में हो। तो एक छोर पे हम सभी अनुभव के लिए काम करें, दूसरे छोर पर हम उसको परस्परता में जीने का प्रयास करें। और मैं सभी साथियों से कहूंगा कि ये दोनों छोरों पे ध्यान देना जरूरी है। अगर हम सिर्फ अपने आप में अनुभव के लिए काम करें और परस्परता में हम भागीदारी न करें, अखंडता के अर्थ में, सार्वभौमिकता के अर्थ में, तो आप पाएंगे कि हमारी गति रुक जाती है। हम कई विचार में उलझे रहते हैं और विचार में ही हम अधिक से अधिक समीक्षा और विश्लेषण करके उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम दोनों तरफ ध्यान दें। और ये भी पाएंगे जिन साथियों में दोनों तरफ ध्यान गया है उनकी गति अच्छी हो पा रही है। तो हमारी भागीदारी भी दिन दिन ब दिन बढ़ती चली जाए और स्वयं में जो देखने की दृष्टि है वो भी और पैनी होती जाए। तो जो अप्रोचेज है साइकोलॉजी के मॉडर्न एरा में, उसमें देखें तो 6 महत्वपूर्ण स्कूल्स को पहचाना गया है। कहीं कहीं पे 7 स्कूल्स भी दिखते हैं, बट 6 स्कूल महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म एक स्कूल है। इसमें बेसिकली जो हमारे मन में जो क्रियाएं हो रही हैं उसको स्ट्रक्चर के रूप में पहचानने का प्रयास किया गया है। कि शरीर से कोई संवेदना आती है, जैसे मैंने कोई आवाज सुनी, तो उस आवाज में मैं क्या क्या तत्व देखता हूँ, क्या क्या स्ट्रक्चर देखता हूँ, उसका पिच साउंड का कितना है ना, वो मीठा है या बड़ा कठोर है, या क्या क्या है। तो मैं दृश्य देखता हूँ, तो उसमें क्या क्या चीजें मुझे अपील करती हैं या उसके अन्यथा जाती हैं। तो उसको स्ट्रक्चर्स बनाने का प्रयास किया गया। तो उस समय पीरियोडिक टेबल आया था केमिस्ट्री में, और जो स्ट्रक्चरलिज्म को देने वाले लोग थे, जिसमें मुख्य रूप से विल्हेम वुंड, जिन्होंने 1887 में पहला अपना लैब सेटअप किया था साइकोलॉजी का। और इनको इस बात का श्रेय जाता है कि मॉडर्न एरा में इन्होंने साइकोलॉजी को एक अलग विज्ञान के रूप में पहचाना और उस पर काम करना शुरू किया। पहले साइकोलॉजी को फिलोसफी का एक पार्ट मानते थे, बट उनके काम के बाद उसको एक अलग विधा के रूप में स्वीकारा गया। इनके काम को इनके शिष्य टिचनर ने आगे बढ़ाया। तो उस समय पीरियोडिक टेबल आया था, जिसमें कि जितने भी धरती में तत्व पाए जाते हैं उसको एक स्ट्रक्चर के रूप में रखा गया था, जिसमें कैसे कैसे अंतर है। तो इनकी भी एक कल्पना थी कि जब कोई बाहर से कोई संवेदना शरीर के माध्यम से मुझ में आती है, तो क्या मैं उसको भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर्स के रूप में रख सकता हूँ क्या। ऐसा इन्होंने पूरा प्रयास किया। फंक्शनलिज्म एक दूसरा स्कूल था, जो बेसिकली विलियम जेम्स ने दिया था। और इसमें देखें तो जो डार्विन की थियरी, इवोल्यूशनरी थियरी, उससे प्रेरित था। तो कैसे हमारे अंदर कुछ मानसिकता बन जाती है, मुख्य से देखें तो सर्वाइवल के लिए या प्रजनन के लिए, जो हमारे अंदर प्रेरणाएं बनती हैं, जिस तरह से हमारी मानसिकता तैयार होती है, उससे कैसे हमारा जीना, जीने का स्वरूप और हमारा आचरण, हमारे भाव विचार तैयार हो जाते हैं, उसको इन्होंने अध्ययन किया। साइकोडायनेमिक जो सिगमंड फ्रॉयड ने दिया, और फिर उनके काम को जुंग ने आगे बढ़ाया। थोड़ा इनमें भिन्नता रही, परंतु उनके काम को आगे बढ़ाया। फिर उसमें अल्फ्रेड आडलर, एरिक्सन, इन साथियों ने भी काम किया। तो इन्होंने जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मेमोरीज हैं अर्ली चाइल्डहुड से, उस पर काफी काम किया इन्होंने। ड्रीम्स को काफी स्टडी किया कि हम जब स्वप्न देखते हैं, अगर उस स्वप्न को ठीक से स्टडी किया जाए तो हमारे बहुत गहरे गहरे संस्कार पता चल जाते हैं। जैसे आप सपने में डरते हैं, है ना, किस बात से डरते हैं, वो डर कहाँ से आया। कोई चीज आपको सपने में आकर्षित करती है, वो आकर्षण कहाँ से आया। या कोई चीज आप रखते नहीं है, छुपा के रखते हैं अपने आप में, सामने किसी के नहीं रखते, बट यदि आपके साथ बात किया जाए वो चीजें उभर कर सामने आती हैं। तो जो गहरे छिपे दबे हुए संस्कार हैं उभर कर सामने आते हैं, और हो सकता है कभी हम उसको रखते नहीं हैं, हम अपने आप में लिख के नहीं रखते, किसी से शेयर नहीं करते, कभी अपने एक्सप्लोर नहीं करते, पूरी जिंदगी हम उनके प्रभाव में जी रहे होते हैं। तो इसमें फ्रॉयड ने कुछ काम किया। वैसे बिहेवियरिज्म एक दूसरा एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी रहा, जिसको वाटसन और स्किनर ने दिया। तो इन्होंने बेसिकली कहा कि जो परस्परता है ना, उससे कैसे हम प्रभावित होते हैं, उसको इन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है वो थोड़ा सब्जेक्टिव है, उसको ठीक ठीक पहचाना नहीं जा सकता। तो लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि बाहर की परस्परता का हम पे कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे हम समाज से, संस्कृति से, सभ्यता से, क्षेत्र से, लोगों से, रीति रिवाज से प्रभावित हो जाते हैं, और कैसे वो हमारे जीने को प्रभावित करता है, हमारे आचरण, हमारे सोच, हमारे ढंग को प्रभावित करता है। उसको उन्होंने स्टडी किया। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इन्होंने इस बात को देखा कि ब्रेन में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जिसको अगर देखें तो हरमन
एबिन गॉस, फ्रेडरिक बैरलेट एंड जीन पैजेट। इनका प्रोनाउंसिएशन मेरे से थोड़ा भिन्न भी हो सकता है, कई बार जीन को शान भी पढ़ते हैं। तो पैजेट, इन तरह के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। तो इसमें इन्होंने देखा कि मेंटल प्रोसेस क्या क्या होती हैं हमारे अंदर, परसेप्शन कैसे हम करते हैं, हमारे विचार कैसे चलते हैं, मेमोरी को कौन कौन चीज़ें तय करती हैं, किस किस प्रकार की मेमोरीज होती हैं, हमारे जजमेंट्स कैसे निश्चित होते हैं। वैसे एक सोशल कल्चरल है कि भिन्न भिन्न सोसाइटीज में रहते हुए, कल्चर्स में रहते हुए कैसे हमारे विचार व्यवहार प्रभावित होते हैं, उसको इन्होंने स्टडी किया है। जिसमें मुख्य रूप से देखें तो हाइडर, पेसिंगर, स्टैनले, शैशनटर, इस तरह के साथियों ने काम किया है। अब इनको थोड़ा सा हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म में, हाँ, अभी तक जब मैंने जितनी बात रखी उसको लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो आप लोग रख सकते हैं। इन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी भैया, प्रशांत भैया कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी भैया। जी भैया नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कुमार भाई, वेरी नाइस टॉपिक टुडे। एक्चुअली I am working on it, so I have studied right now. I have shared with you also human behavior, introduction to advanced cognitive processes, then psychology, sustainable happiness, then psychology of personality and individual differences. So these are all subjects. I have just these are information for me. So can I relate in today's this lecture, your lecture around 1.5 hour, with the same subject, or it is related to UHV only? It was my question. Please. हाँ, तो इसमें हम लोग जो हमने अभी तक अध्ययन किया यूएचई के कोर्सेज में, उसको जी हमने आधार में रखा, और उसके साथ जो प्रचलित मनोविज्ञान है जो स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है जी उसको स्टडी करेंगे और उसको प्रॉपरली प्लेस कर पाएंगे। जी जी। क्योंकि आप जो साइंटिस्ट के नाम स्क्रीन पे है, सिगमंड फ्रेंड है या फ्रेड है, या जो आप जी। नाम दिखा रहे हैं, ये सारे इन्हीं के थ्रू ये मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है, थोड़ा से सूचना के तौर पे। थैंक यू भैया, आई गॉट माय आंसर। जी जी। बढ़िया भैया। तो मतलब ये दोनों सिमिलर चल रहे हैं जो हम यूएचयू में पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइजेस 1 to 7 जैसा आपने बताया, और इन किताबों में दिया है, उसको थोड़ा सा रिलेट करके देखना है। जी भैया। हाँ हाँ, सिमिलर चल रहा है ऐसा नहीं कहूंगा मैं। जी अब हमको आधारभूत जो समझ है उसका प्रस्ताव मिल चुका है। जी अब इस जी क्रम जी में जो कुछ भी परंपरा में प्रयास हुए हैं ईस्ट और वेस्ट में, जी है ना, आदि से लेकर अभी तक, उसको जी हम अध्ययन कर सकते हैं और उसको हम जी प्रॉपरली प्लेस कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन करते हुए उसका जो जी सदुपयोग हो सकता है वो कर सकते हैं। जी। है ना, तो जितना जितना इसको अध्ययन करेंगे उसका हम हाँ सदुपयोग भी कर पाएंगे। जी। क्योंकि आज का जो आपका टॉपिक है ये मुझे बहुत नया लग रहा है, लेकिन नया के साथ थोड़ा सा अच्छा भी इसलिए लग रहा है कि मैं भी, जो आप मुझे बोलते थे एनपीटीएल में आप क्या कर रहे हो, तो इसमें यही मैं कर रहा हूँ। मैंने 12 सब्जेक्ट्स क्लियर किया है, वो मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप में। थैंक यू भैया, थैंक्स अलॉट फॉर गाइडिंग अस। नमस्ते। नमस्ते सभी को। बढ़िया। जी 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 तो स्ट्रक्चरलिज्म में इंट्रोस्पेक्शन को स्टडी किया गया है, और जो एक्सपीरियंसेस हमें व्यक्तिगत रूप से होते हैं उसको स्टडी किया गया। जैसे फाउंडर विल्हेम उंट है और टेचनर है। तो ये पहला साइकोलॉजी का स्कूल था, और एक तरह से इनको स्थापक माना जाता है कि 1879 में इनके द्वारा स्थापना हुई। अच्छा, 1887 नहीं, 1879 था वो वर्ष। और टीचनर इनके स्टूडेंट रहे। इन्होंने बेसिकली माइंड के स्ट्रक्चर्स पे काम किया कि कैसे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं कॉन्शस मेंटल एक्सपीरियंस के, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे कोई हम साउंड सुन रहे हैं, हम कोई दृश्य देख रहे हैं, है ना, हमें कोई गंध मिल रहा है, हमें कोई जीभ पे स्वाद मिल रहा है, कोई टच मिल रहा है, उसके साथ हमें क्या क्या अंदर मेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड का पिच होता है, कोई हार्श साउंड होता है, कोर्स साउंड होता है, कोई स्वीट साउंड होता है। तो क्या हम इनको भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर्स में डाल सकते हैं? जैसे हम कोई जीभ से स्वाद लेते हैं तो आयुर्वेद में भी आप देखेंगे कि हमने 6 प्रकार के स्वादों में उसको बांटा हुआ है। तो क्या वैसे ही इन्होंने भी प्रयास किया, हम जो भी संवेदना शरीर से मिलती हैं उसको हम कई प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसको क्लासिफाई करते हुए कैसे हमारे मेंटल एक्सपीरियंसेस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से विधि इन्होंने स्वीकारी वो इंट्रोस्पेक्शन की है कि अपने आप में ऑब्जर्व करें और जो भी इनर थॉट्स एंड सेंसेशंस हो रहे हैं उसको हम रिपोर्ट कर पाएं। और इसमें, है ना, जो भी लोगों के साथ प्रयोग हुए उनको ट्रेन किया गया ताकि वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन कर पाए। तो जैसे क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, है ना, इन सब चीज़ों, जैसे हम कोई एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल की क्वालिटी को हम क्या बताएंगे, तो उसका जीभ से कोई स्वाद आएगा,
ठीक है। एप्पल को देखेंगे तो हमारे अंदर कोई भाव आएगा, छुएंगे तो फिर हमारे अंदर कोई भाव विचार आएगा। तो क्या उनको हम स्ट्रक्चर्स में डाल सकते हैं? जैसे आप सेंसेशन देखें तो कोई हम चीज देख रहे हैं आंख से तो ब्राइटनेस एक उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, साउंड सुने तो लाउडनेस हो सकता है, ठीक है ना। वैसे अगर हम इमेजेस की बात करें तो हमारे अंदर क्या कल्पनाशीलता चलती है, ठीक है। उसको आप देखें, जैसे आप जीप पे कोई चीज रखी जाए, ठंडा हो या गर्म हो या नॉर्मल टेम्परेचर का हो, तो तीनों प्रकार के अलग अलग संवेदनाएं आपको आएंगी। ठंडे का ठंडे की तरह आएगा, गर्म का गर्म की तरह, नॉर्मल टेम्परेचर का नॉर्मल की तरह। उससे फिर आपके अंदर कुछ मेमोरी चलती है, कोई चीज हो सकता है आपके, है ना, विचार में ट्रिगर कर जाए। हो सकता है आपका कोई दोस्त हो जिसको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद हो, आपने आइसक्रीम को मुंह में रखा और उससे आपको अपने दोस्त की याद आ जाए, तो आपके अंदर कोई चित्रण की क्रिया शुरू हो जाती है या विचार कोई शुरू हो जाता है। वैसे ही आपको भाव भी कोई बनता है उसके साथ, संवेदना से ट्रिगर होते हुए। तो भाव क्या बनता है? तो सेंसेशंस, इमेजेस एंड फीलिंग्स, तीन भागों में इन्होंने रखा। वैसे ही अगर लक्ष्य देखें तो जो भी हमारे अंदर चल रहा है कल्पनाशीलता के रूप में, वो क्या चल रहा है उसको पहचानने का प्रयास किया इन्होंने। तो एक तरह से मन है क्या, उसको उन्होंने संवेदनाओं के स्तर पे, यानी कल्पनाशीलता को या चैतन्य को, संवेदनाओं को हम जिस प्रकार से अर्थ देते हैं उसके आधार पर पहचानने का प्रयास किया। तो जैसा पीरियोडिक टेबल बनाया जाता है केमिस्ट्री के एलिमेंट्स के लिए, वैसे इन्होंने वेरियस एलिमेंट्स बनाए मेंटल एलिमेंट्स कहते हुए, कि हम इस तरह के मेंटल एलिमेंट्स को आपस में मैप करेंगे। जिसको रिडक्शनिस्ट कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस को छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस में बांट कर, तोड़कर फिर उसको आगे रखना। और इसमें मानते हैं कि अगर हम हर टुकड़े को ठीक से स्टडी करें तो जो होल है, यानी पार्ट का जो समेशन है वही होल है, हमको समझ में आ सकता है। तो चूंकि ये लेबोरेटरी में हो रहा था तो इसको एक साइंटिफिक अप्रोच जैसा स्वीकारा गया, पर उसकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अर्थ तो आप दे रहे हैं। जैसे हम अगर अभ्यास 1 और 2 को देखें तो हम ये कहते हैं कि ये बात हमें दिखाई देती है कि शरीर से कोई संवेदना आती है, तो संवेदना को हर व्यक्ति समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार से अर्थ देता है ना। तो इसका सब्जेक्टिव पार्ट तो रहेगा ही, परंतु इसको कई बार क्रिटिसाइज किया गया। फिर इसका जो प्रभाव पड़ा दूसरे स्कूल्स पे भी पड़ा, खासतौर पे फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव साइकोलॉजी प्रभाव पड़ा। और कहा यह गया कि हाईली सब्जेक्टिव है, इंट्रोस्पेक्टिव काफी मेथड्स में यूज किए गए हैं। और इसमें कल्पनाशीलता में एग्जैक्टली कैसे मनुष्य अर्थ देता है इसका बहुत स्टडी नहीं हुआ, और इसका कैसे हम प्रयोग कर पाएंगे अब इंडस्ट्री में या सोसाइटी में, इसका बहुत उपयोग नहीं हो पाएगा, ऐसा कहा गया। और देखें तो चिल्ड्रन का, एनिमल्स का, या जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसका बहुत ठीक से स्टडी नहीं किया गया। तो ये वुंट और टिचनर का यहाँ एक चित्र दर्शाया गया है। वैसे फंक्शनलिज्म देखें तो जो डार्विन की थ्योरी से प्रभावित था, इसको देने वाले विलियम जेम्स थे, और इन्होंने प्रिंसिपल साइकोलॉजी 1890 में एक बुक लिखी। तो इनका मेंटल प्रोसेस पे ध्यान था, है ना। तो इन्होंने बेसिकली देखा कि हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। ये नहीं देखा कि, इस पे इनका फोकस नहीं था कि जो संवेदना ले रहे हैं उसको कैसे हम अर्थ दे रहे हैं। उन्होंने इस बात को देखने का प्रयास किया कि ये कैसे इवॉल्व है, यानी कैसे भिन्न भिन्न तरीकों से हमारा संस्कार बना है, जिसमें एक मुख्य रूप से उन्होंने सर्वाइवल को और प्रजनन को, सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशन को भी रखा। तो इसको उन्होंने केंद्र में रखा और इस बात को देखने का प्रयास किया कि हम कैसे विचार करते हैं, कैसे हम दृष्टि बनाते हैं अपनी, ताकि हमारा जीना अनुकूल हो जाए। तो इसका फोकस थोड़ा सा स्ट्रक्चरलिज्म से ज़्यादा था। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताते हैं कि बस उन्होंने जो भी सेंसरी एक्सपीरियंसेस थे उसको स्ट्रक्चर से बांट के वहाँ छोड़ दिया। तो फंक्शनलिज्म में ही हुआ कि उसके आगे भी उन्होंने बात की कि अल्टीमेटली स्ट्रक्चर्स बने कैसे, कैसे हम प्रभावित हुए, उसको भी स्टडी किया इन्होंने। तो कैसे मोटिवेट होते हैं, कैसे हमारे भाव निर्मित होते हैं, कैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं, है ना, उससे हम उसके अनुसार जीने का निर्णय लेते हैं, उसके अन्यथा जीने का निर्णय लेते हैं। और जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उसको भी उन्होंने स्टडी किया। तो वहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म देखें तो लैब सेटिंग्स में देखा गया, जैसे कुछ लोगों को बैठाया गया और उनके साथ कुछ प्रयोग किए गए, उसको लेकर उन्होंने कुछ निष्कर्ष दिए। यहाँ पे इन्होंने ओवरऑल मानव जाति को देखा, पशुओं को देखा, और उसके साथ उन्होंने निष्कर्ष दिए। तो डार्विन के सोच से ये काफी प्रभावित था, है ना। और ये बताया कि जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं बेसिकली वो अडेप्टेशन के लिए होते हैं, ताकि हमारा जीना अनुकूल हो जाए। तो ऐसा बताया गया कि एक होलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच है, जैसा, है ना,
तो इसको होलिस्टिक पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे, आपको आगे दिखाई देगा। परंतु यह है कि स्ट्रक्चरलिज्म से कहीं आगे इन्होंने सोचा कि मेंटल प्रोसेस कैसे बनती हैं, उस पर इन्होंने ध्यान दिया। तो इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को भी जोड़ा। और एक तरह से अप्लाइड साइकोलॉजी आज के दिन जो पढ़ाया जाता है उसमें इसका काफ़ी योगदान है। और आगे कुछ जो स्कूल्स डेवलप हुए उसका ये फाउंडेशन बना। तो इसमें क्या था कि प्रिसाइज मेथडोलॉजी इवॉल्व होकर नहीं आई, बहुत ही ब्रॉड था, राइट। और इसमें ये था कि आ, अभी आपका जैसा आचरण बन गया है, जैसे आपका संस्कार बन गया, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट यदि अभी की परिस्थिति दे दी जाए तो आगे क्या संस्कार बनेगा, ये इससे निकल कर नहीं आया। तो इस पे ये कुछ क्रिटिसिज्म रहे, जिसको देने वाले है ना ये जेम्स और दूसरे व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं डार्विन है। फिर एक साइकोडायनामिक साइकोलॉजी, जिसका मुख्य रूप से जो शोधकर्ता थे सिगमंड फ्रॉयड थे। ये बेसिकली एक डॉक्टर थे और इनके पास जो पेशेंट्स आते थे उनके साथ ये बातें करते थे, और बातों को करते हुए इन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। तो बेसिकली इनका सारा काम जो है क्लिनिकल वर्क था पेशेंट्स के साथ। इसलिए इन्होंने कोई लैब बनाकर स्टडी नहीं किया, ना कोई समाज और प्रकृति का अलग से कोई स्टडी किया। जो इनके पास पेशेंट्स आते थे उनसे बात करते करते इन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले थे। इससे एक तरह से क्लिनिकल अप्रोच था पूरी तरह से। पहला देखें तो लैब का अप्रोच था, दूसरा देखें तो इवोल्यूशनरी थियरी का एक अप्रोच था, यहाँ देखें तो पेशेंट्स के साथ। इसलिए इनका ज़्यादातर जो स्टडी हुआ वो एबनॉर्मलिटीज के ऊपर हुआ। फिर इनको आगे इनके काम को बढ़ाया युंग ने, एडलर ने, एरिक्सन ने। तो इसमें इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को काफ़ी स्टडी किया, और इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ईड जो आपके प्राइमरी या प्रिमिटिव अर्जेज होते हैं, है ना, जिसको लेकर आप तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, कोई संवेदना से सुख मिल जाए, कोई मुझे सम्मान दे दे, तो जो आपके अर्ज होते हैं जो आपको तुरंत एक तरफ खींचते हैं। सुपर ईगो कहा जो या तो आपकी सहज स्वीकृति है, या आपने मॉरल के रूप में कुछ गहरे में स्वीकारा हुआ है, आइडियल स्टैंडर्ड्स है। मुझे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, मुझे कभी आज चोरी नहीं करनी चाहिए, तो आपने कुछ बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बना के रखे हैं। या फिर आपकी सहज स्वीकृति है कि मुझे झूठ बोलना सहज रूप से स्वीकार नहीं है। तो सुपर ईगो में दोनों ही शामिल हो जाते हैं, जो आपकी सहज स्वीकृति वो भी, या जो आपकी गहरी स्वीकृतियां हैं जो आपको मॉरल कंडक्ट की तरफ ले जाती हैं वो भी। और जो ईगो है वो एक रैशनल सेल्फ है। उन दोनों के बीच में ये एक तरह से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो जैसे किसी को बहुत भूख लगी हो, सामने खाना है, तो एक अर्ज हुआ कि चल के खा लो, ठीक। परंतु जो सुपर ईगो है वो कहेगा कि लोग क्या कहेंगे, है ना, ये खाना मेरे लिए तो है नहीं, किसी और के लिए है, तो अभी खाना ठीक नहीं है। तो अर्ज ये हो रहा है कि तुरंत चल के खा लो। सुपर ईगो कह रहा है कि नहीं, ये खाना ठीक नहीं है, ये तुम्हारा भोजन नहीं है, ये किसी और का है। तो ईगो का रोल ये है कि वहां पे फिर वो अपने आप से तर्क विकसित करता है। मेरा नहीं है तो क्या, भूख लगी है, जिसने रखा है उसने क्यों रखा है, उसको मेरे सामने रखना ही नहीं चाहिए था, कहीं और रख देना चाहिए था। या रखा है मैं नहीं खाऊं, कोई और खाएगा, हो सकता है कोई और ना खा के कोई जानवर खा जाए, उससे अच्छा है कि मैं ही खा जाऊं। तो ये जो काम कर रहा है ये ईगो कर रहा है। तो इस तरह से इन्होंने जो ब्लॉक B2 की एक्टिविटीज अगर आप कहें तो उसको इन्होंने स्टडी किया है। तो अगर हम देखें तो चयन आस्वादन के स्तर पे कुछ निर्णय हो जा रहे हैं, ठीक। सुपर ईगो के स्तर पे यानी कोई गहरी स्वीकृति है या आपकी सहज स्वीकृति है, कुछ चीजें आपको रोकती हैं उसके अनुसार प्रभावित होने के लिए। और फिर आप विश्लेषण पूर्वक तर्क करते हैं, कभी उसको सही ठहराते हैं, कभी उसको गलत ठहराते हैं, और अपने आप में आप उसको रैशनलाइज करते रहते हैं। इसमें उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को काफी स्टडी किया है, और इन्होंने 5 स्टेजेस प्रपोज किए हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। इस पे आप अध्ययन कर सकते हैं। तो जैसे एक छोटे से शिशु से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक हमारे भिन्न भिन्न स्टेजेस होते हैं। तो जब बिल्कुल शिशु नवजात होता है तो उसको ओरल स्टेज में रखा, थोड़ा और आगे उम्र बढ़ती है तो उसको एनल स्टेज में रखा। तो ओरल स्टेज में उसका चूंकि मदर से स्तनपान कर रहा होता है, तो उसका बहुत सारा जो आचरण है वो मुंह के भाग से प्रभावित होता है। फिर उसके बाद वो बाउल मूवमेंट्स पे उसका ध्यान जाता है, तो कुछ उसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा। फिर फैलिक का स्टेज है, फिर लेटेंसी का स्टेज है, फिर जेंटल का स्टेज है। तो ये भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं, इसमें विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं कि कैसे उसके अंदर संवेदनाओं का प्रभाव बनने लगता है, कैसे उसके जब हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो शरीर के भिन्न भिन्न अंग विकसित होते हैं, तो उसका कैसे उस पर प्रभाव पड़ता है, कैसे समाज का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और कैसे वो एक प्रौढ़ावस्था पे जाते जाते भिन्न भिन्न प्रकार से आचरण करता है। तो ये 5 स्टेजेस में इसको रखा गया है। और ये भी है कि हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होते हैं, है ना, और उसको रिजॉल्व करना जरूरी है। तो अगर ये ठीक से रिजॉल्व नहीं हुए तो ये पर्सनैलिटी में डिजॉर्डर्स ग्रुप में दिखाई देंगे। तो इस समय जो भिन्न भिन्न आपके अर्ज होते हैं, अगर वो अर्ज
या तो समाधानित हो जाए या पूरे न हो पाए, है ना, तो उसका प्रभाव आपको लेटर स्टेज में भी दिखाई देगा। तो इसके कारण कुछ फिक्सेशन हो जाते हैं हमारे अंदर, कुछ जो लेकर हमारी दृष्टि मतलब वहाँ जुड़ जाती है या एक तरह से फिक्स हो जाती है, हम उससे निकल नहीं पाते हैं और उससे बहुत सारे इश्यूज डेवलप हो पाते हैं, हो जाते हैं। तो जैसे बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हम बनाते हैं, है ना, कैसे कॉन्फ्लिक्ट और एंजाइटी को हम रिजॉल्व करें। तो रिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन। तो जैसे मान लीजिए हमारे अंदर कोई समस्या है, तो हम उससे कैसे निकलते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्जामिनेशन दिया और हम उसमें फेल कर गए, ठीक, तो हम क्या करेंगे अब। तो एक तरीका है, छोड़ो हटाओ, एक एग्जाम में फेल हुए दूसरे में पास हो जाएंगे। दूसरा हो सकता है, अरे मैं फेल नहीं हुआ, एग्जामिनर फेल हुआ है, उसने सही पेपर नहीं बनाया। या फेल हो गए तो भी हम दूसरे सामने कहते हैं, अरे क्या हुआ, पेपर ही कुछ बेकार था, प्रोजेक्शन, है ना। तो भिन्न भिन्न तरीके हम अपनाते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में। अब आप देखेंगे कि हमारे अंदर भी ये आचरण में बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो इन्होंने इसको स्टडी किया कि मनुष्य कैसे अपने लिए डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, क्योंकि मनुष्य सम्मानपूर्वक जीना चाहता है, मनुष्य जीना चाहता है, और उसके लिए उसको समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, लोगों को फेस करते हुए बहुत सारे मैकेनिज्म्स यूज करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। तो इसके आधार पर बहुत सारा थेरेपी डेवलप हुआ, है ना। जैसे फ्री एसोसिएशन। तो जैसे आप अपने आप से बोलिए जो कुछ भी बोलना है आपको। तो मान लीजिए आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर कोई समस्या है, आप कमरे में बैठ गए और आपने अपने आप से बोलना शुरू किया, है ना। इसको कई प्रकार से प्रयोग किया गया है कई जगहों पर। जैसे अगर आप देखेंगे तो ओशो का जो डायनामिक मेडिटेशन है, उसमें एक भाग है जिसको कैथारसिस कहते हैं। कैथारसिस मतलब जो भी आपके अंदर है उसको आप निकाल दो बाहर, रोको मत, है ना, निकाल दो बाहर। तो फ्री एसोसिएशन, या तो आप साइकेट्रिस्ट के सामने बैठकर अपने आप को पूरी तरह से रख दीजिए जो भी मन में आ रहा है, या अपने आप से बोल लीजिए, या कहीं लिख दीजिए, बोल के रिकॉर्ड कर लीजिए, या कुछ कह के निकाल दीजिए अपने आप से। तो ऐसा हो सकता है। ड्रीम एनालिसिस, तो जो भी आपके अंदर चल रहा है, ठीक है ना, जो आपको जागते हुए, लोगों से बातें करते हुए, काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए नहीं दिखाई देता, पर जब आप एकांत में होते हैं या ध्यान कर रहे हैं या फिर सो रहे हैं और सपने में आती हैं चीजें, ठीक है ना, तो उसका अर्थ क्या है, कैसे वो चीजें बनी। सपने में आप अगर किसी चीज से प्रभावित होते हैं, कोई विशेष चीज से आपको भय लगता है, कोई विशेष चीज आपको आकर्षित करती है, कोई आपको आशंका हमेशा बनी रहती है, ये सब कहाँ से आ रहा है। तो उसको इन्होंने, उनका ड्रीम के इंटरप्रिटेशन पे इनका काफी काम है। देन ट्रांसफरेंस। तो जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है जो हमको प्रभावित करती है और जो थेरेपिस्ट हमारे सामने बैठा हुआ है, हमने मान लिया कि ये वही व्यक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी व्यक्ति से बहुत प्रभावित हूँ, है ना, और मैं उनके बारे में कुछ अपने उद्गार रखना चाहता हूँ। तो मैंने मान लिया कि जो थेरेपिस्ट है ये वही व्यक्ति है जिसको मैं बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ, और मैंने इनके प्रति अपने सारे उद्गार रखे। तो व्यक्ति से मुझे घृणा है और मैं कह नहीं पा रहा हूँ उस व्यक्ति से। जो थेरेपिस्ट है उसके सामने रख के मैं सारी अपने बातें रख दी। तो इसका जो पूरा पर्पस था कि जो रिप्रेस्ड थॉट्स हैं, दबे हुए हैं भाव विचार, जिसका हमने दमन कर लिया है ना, वो बाहर निकल कर आ जाए, ताकि हम अपने आप में तृप्त, शांत, है ना, महसूस करें, भले ही सामयिक रूप से। तो इसमें निरंतर सुख से जीने वाली बात तो नहीं है, परंतु यह है कि जो चीजें हमें बहुत प्रभावित करती हैं उससे हम किसी प्रकार से बाहर आ जाएं। इसको आप देखेंगे तो ईस्ट में और वेस्ट में दोनों तरफ प्रयोग किया गया है ना। तो इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो रिप्रेस हो जाती हैं, दमन हो जाता है, उसको कैसे उभार कर सामने लाएं। तो इनका कहना था कि बहुत सारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपके एडल्ट की पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, और उसके कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा है, कोई व्यक्ति जिम्मेदारियों से बहुत बचने का प्रयास करता है, कोई व्यक्ति जिम्मेदारियों को आगे बढ़ के लेने का प्रयास करता है। तो क्या इसको हम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके साथ बचपन में ऐसा क्या हुआ है ना, जिससे ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। देन सिंबोलिज्म एंड इंटरप्रिटेशन। तो सिम्टम्स को, ड्रीम्स को, बिहेवियर्स को, उनको उन्होंने सिंबल्स के रूप में देखा, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के रूप में, और उसका कैसे ये निर्मित हुए, है ना, इसको इन्होंने स्टडी किया। क्रिटिसिज्म ये रही कि इसको एम्पिरिकली टेस्ट नहीं किया गया किसी लैब सेटअप में, है ना, टेस्ट नहीं किया। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्टिव तो है ही। दूसरा, इनका सारा जो काम था वो पेशेंट्स के ऊपर था। तो जो पूरा काम है वो एबनॉर्मल बिहेवियर का है। एक नॉर्मल व्यक्ति, सुखी व्यक्ति कैसा जिएगा या कैसा जी रहा होगा, उसको उन्होंने स्टडी नहीं किया। और सेक्सुअल ड्राइव्स के ऊपर इनका काफ़ी सारा
ध्यान दिया और उन्होंने मतलब उसको बहुत ज़्यादा जोर दिया, जबकि आमतौर पे व्यक्ति हो सकता है इन चीज़ों पर प्रभावित ना होता हो। फिर भी इनको क्लिनिकल साइकोलॉजी में, काउंसलिंग में, है ना, काफ़ी महत्व दिया जाता है। और इनके कारण बहुत सारे नए थियरी निकले, से नॉन फ्राइडियन। तो कुछ लोगों ने दूसरे तरह की थियरीज को डेवलप किया। फिर मॉडर्न साइकोडायनामिक थेरेपी और इस तरह की चीज़ों को विकसित किया गया। सिगमंड फ्रॉयड का ये पिक्चर है जो हर जगह मिल जाएगा आपको। इन्हीं के एक शिष्य रहे युंग। तो इन्होंने एक स्विस, यानी कि एक स्विट्जरलैंड के एक साइकाट्रिस्ट थे, और इन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी का अध्ययन किया। और इन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो कुछ बेसिक तरीकों में डिफर करते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो दो जनरल एटीट्यूड्स होते हैं, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रावर्जन, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रावर्ट या इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और चार फंक्शंस होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग एंड इंट्यूटिंग। तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो अंदर की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप में बने रहने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। जो एक्सट्रावर्ट होते हैं वो आउटर डायरेक्टेड होते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, ज़्यादा सोशेबल होते हैं, आगे बढ़कर लोगों से मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं। थिंकिंग फंक्शन देखें तो बहुत तर्क के आधार पर सोचते हैं, लॉजिकल होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को जब पहचानने का प्रयास करते हैं। तो कूल, डिस्टेंट, फ्रैंक और क्वेश्चनिंग होते हैं। फीलिंग फंक्शन में देखें तो जो क्रिएटिव होते हैं, वार्म होते हैं, इंटीमेट होते हैं। सेंसिंग में देखें तो जो सेंसरी या ओरिएंटेड टुवर्ड्स द बॉडी एंड सेंसेस, संवेदनाओं से काफी इनका प्रभाव रहता है। और इंट्यूटिव तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को देख पाते हैं सिचुएशंस में, ये अपने हंच पे ऐसा जरूर होगा, है ना, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ऐसी है ना, इस तरह के भाव विचार से ज्यादा चलते हैं। और अ, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो इम्प्रैक्टिकल लगता है हमें उसको बहुत जोर देते हैं। तो इसके आधार पर एक टेस्ट डेवलप हुआ है जिसको MBTI टेस्ट कहते हैं, जिसके आधार पर 16 पर्सनालिटीज बताए जाते हैं। और ये हम सभी देख सकते हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको MBTI टेस्ट का एक ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। आप उस पर जा सकते हैं, उस पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करेंगे, ये 16 तरह की पर्सनैलिटीज आपको दिखाई देंगी। तो जैसा अभी बताया कि, है ना, तो ये जो आपको फंक्शंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं फंक्शंस के आधार पर 16 तरह की पर्सनैलिटीज बन जाती हैं। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, और इसको आप जाकर वेब इंटरनेट पर अध्ययन करेंगे, इस बारे में और जानकारी मिलेगी। ये हेल्प भी कर सकता है, अगर आप इस टेस्ट को अपने आप में करते हैं तो आपको अपना व्यक्ति तो ज़्यादा पकड़ में आएगा कि, है ना, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। और कई बार ऐसा पाया गया है कि जैसा हमारा व्यक्तित्व होता है उसको काफ़ी ये क्लोजली इंटरप्रेट कर देता है। तो आपको अपने आप को पहचानने में, अपने संस्कारों को पहचानने में ये सहयोग कर सकता है। फिर एक जो दूसरा स्कूल है वो बिहेवियरिज्म स्कूल है, जिसको वाटसन, स्किनर और पाउलो ने दिया। इसे बेसिकली कहते हैं कि कंडीशनिंग होती है हमारी, इनका जो पूरा कहना था कि हमारी कंडीशनिंग होती है। तो स्ट्रक्चरलिज्म में या साइकोएनालिसिस में देखेंगे तो इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया, आपके कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसको इन्होंने स्टडी करने का प्रयास किया। बट इनका कहना था कि वो बहुत सब्जेक्टिव है ना, तो उसको रहने दो, उसकी बात नहीं करेंगे हम। सीधे सीधे देखो कि परस्परता से हम कैसे प्रभावित होते हैं। फिर उन्होंने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है ना उसको ध्यान में रखा। तो जैसे वाटसन ने देखे तो इन्होंने एक फॉर्मल स्कूल बनाया। स्किनर का चूहों पे प्रयोग रहा है, और इसको उन्होंने ऑपरेशनल ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा। पावलोव का कुत्ते पे प्रयोग रहा है, और उसको लेकर उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग कहा। तो कैसे, जैसे इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया पावलोव ने, कि एक पिंजरे में कुत्ते को रख दिया, और जब उसको भोजन देते थे तो एक घंटी बजाते थे। तो जाहिर सी बात है, जब भोजन सामने आएगा तो कुत्ते के मुंह से लार निकलेगी। तो ऐसा कुछ बार करने के बाद उन्होंने प्रयोग किया कि घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, बट कुत्ते के मुंह से लार निकलता रहा। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई कि कोई चीज है जो हमको संकेत देती है कि कोई अनुकूल परिस्थिति बनने वाली है, तो उसके अनुसार हमारी अपनी मानसिकता तैयार होने लगती है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मंथ के एंड में हमारी सैलरी आती है, या मंथ के नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में हमारी सैलरी आती है, तो हमारी एक आशा बन जाती है कि अभी सैलरी आएगी, ठीक है ना। तो भले ही सैलरी ना आए, बट उसके अनुसार हमारी कल्पनाशीलता चलने लगती है, क्योंकि नया महीना शुरू हो गया, यानी कि हमारी सैलरी आएगी, सैलरी आएगी तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा। हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है। फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, तो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया सामने से उसको स्टडी किया, ना कि भाव को देखने का प्रयास किया, विचार पे जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको स्टडी करने का प्रयास नहीं किया।
और इनका कहना था कि बिल्कुल जैसे हम फिजिक्स या केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं वैसे ही हम मनुष्य के मनोविज्ञान को स्टडी करेंगे। तो दो प्रकार की कंडीशनिंग इन्होंने बताई, एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्लासिकल मतलब एसोसिएशन के थ्रू कैसे हम कंडीशन होते हैं, जैसे पावलो का जो मैंने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया कि बेल बजने के साथ ही उसके अंदर सैलिवेशन शुरू हो जाता था, क्योंकि उसने पेयरिंग कर ली कि बेल बजा मतलब भोजन आएगा। अब भोजन आए ना आए, लार मुंह से निकलने लगा। वैसे ही स्किनर ने जो कहा कि रिइंफोर्समेंट ऑफ पनिशमेंट, तो इन्होंने चूहे के ऊपर प्रयोग किया कि अगर लीवर दबाने से भोजन आ रहा था तो ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हुआ। यदि लीवर दबाने से फॉर एग्जाम्पल उसको चोट लगती तो लीवर दबाने से डरता। तो कुछ प्रयोग हुए, जैसे एक बच्चे को खेलने के लिए दिया गया खिलौनों के साथ, मजे मजे से खेल रहा था, बट एक नया प्रयोग किया गया कि जैसे उसको खिलौने मिलते थे खेलने के लिए जोर से आवाज करते थे पीछे से, जिससे बच्चा डर जाता था। तो अब बच्चे को ऐसा लगने लगा कि जब खिलौना मेरे सामने आएगा तो जोर से आवाज आएगी, तो खिलौने को देख के बच्चा डरने लगा। जबकि बच्चा खिलौने से पहले खेल रहा था, परंतु जोर से आवाज आ रही थी, इसलिए बच्चे के अंदर भय उत्पन्न होने लगा। तो खिलौने से उसने उस आवाज को जोड़ लिया और एक निगेटिव रिइंफोर्समेंट उसके अंदर शुरू हो गया, है ना। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के मॉडल को ही लाया कि कोई स्टिमुलस जो सामने से वस्तु आती है उसको मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ, उसको स्टडी किया गया और उसमें रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। तो इन्फोर्समेंट हमारे बिहेवियर को आगे बढ़ाता है, जो पॉजिटिव रिवॉर्ड के रूप में या नेगेटिव, है ना, अनप्लीजेंट स्टिमुलस को बचाने के रूप में, है ना, कैसे हम अपने आप को उससे बचाते हैं। और वैसे ही पनिशमेंट जो है वो हमारे व्यवहार को या बिहेवियर को या हमारे आचरण को घटाने की दिशा में होता है। तो जो पॉजिटिव और कुछ अनप्लीजेंट है उसको ऐड करना, या नेगेटिव जो प्लीजेंट है उसको हटाना, तो पनिशमेंट के रूप में है। तो जैसे मान लीजिए किसी को सजा देनी है, तो जो उसको प्लीजेंट लगता है वो हटा दीजिए। तो ये एक निगेटिव ये हुआ, मतलब निगेटिव रिइंफोर्समेंट हुआ, है ना, पनिशमेंट के रूप में। तो एक ब्लैंक स्लेट व्यू कहते हैं इसको, कि मनुष्य जो है एक ब्लैंक स्लेट के रूप में जन्म लेता है और जो कुछ भी उसके अंदर चलता है वो वातावरण के प्रभाव से चलता है, कोई इनहेरिट नहीं करता। अब ये अपने आप में जांच परख की बात है, क्योंकि इसमें चैतन्य को लेकर कोई उस ढंग से स्पष्ट रूप से बात नहीं हुई है। तो ऐसा मानते हैं कि वो ब्लैंक स्लेट है और जो भी उसके अंदर तैयार हो रहा है संस्कार रूप में, वो परस्परता के प्रभाव के रूप में ही हो रहा है। तो वैसे ही इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को, अनकॉन्शियस माइंड को रिजेक्ट किया, है ना, और वातावरण के प्रभाव पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो इनका एजुकेशन, थेरेपी, पेरेंटिंग, इन सब में प्रयोग है। और जो क्रिटिसिज्म वो ये है कि इन्होंने मेंटल प्रोसेस को, इमोशंस को या बायोलॉजिकल फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर किया, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इनको खासतौर से रिजेक्ट किया गया। ये स्किनर है जिन्होंने कुत्ते के साथ चूहे के साथ प्रयोग किया था। फिर कॉग्निटिव अप्रोच है कि हमारे मन में कैसे क्रियाएं होती हैं, उसको इन्होंने स्टडी करने का प्रयास किया। तो इसमें शान पायजेट, अल्रिक नाइसर, जॉर्ज मिलर, अल्बर्ट बंडूरा, आरन बेक, इन तरह के वैज्ञानिकों का योगदान रहा। उन्होंने मेंटल प्रोसेस पे काम किया कि परसेप्शन कैसे बनते हैं, हम कोई चीज़ याद कैसे करते हैं, हम सोचते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं। तो इनका एक तरफ से देखें तो जैसे कंप्यूटर काम करता है, वैसे इन्होंने ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करने का प्रयास किया और ह्यूमन ब्रेन के आधार पर मानव को समझने का प्रयास किया। तो मन को एक एक्टिव प्रोसेसर के रूप में पहचानने का प्रयास किया। और जो इनका अप्रोच रहा कि सेंसरी इनपुट आता है, हमारा ध्यान जाता है, इसको हम कोई परसेप्शन करते हैं यानी अर्थ देते हैं, फिर हमारे अंदर मेमोरी बनती है और उस मेमोरी से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इन्होंने अपने को एक साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल, है ना, तरीके से प्रस्तुत किया। तो जैसे इनका अगर आप देखें तो टाइम स्टडीज करना, ब्रेन की इमेजिंग करने से, एमआरआई टेस्ट करना, है ना, कंप्यूटर सिमुलेशंस करना। तो इनके जो टॉपिक से स्टडी रहे वो अटेंशन हमारा कैसे ड्रॉ होता है, हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, मेमोरी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या वर्किंग मेमोरी किस तरह से काम करती है, हम कोई लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, हमारे विचार कैसे चलते हैं, हम रीजनिंग कैसे करते हैं, कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, हम निर्णय कैसे लेते हैं, इन तरह के प्रक्रियाओं को उन्होंने स्टडी करने का प्रयास किया। और इसमें देखें तो जो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस है उसको एक फ्रेमवर्क दिया गया। एप्लीकेशन देखें तो आज के दिन एजुकेशन में, थेरेपी में, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या टेस्टिमनी में, लीगल सेटिंग्स में इसका काफ़ी प्रयोग होता है। क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत ही मैकेनिस्टिक अप्रोच था, मनुष्य को कंप्यूटर की तरह मानना और पूरी तरह से ब्रेन को ही ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना, है ना, ऐसा एक अप्रोच था इनका। बट इनका जो लिगेसी है वो ये है कि इनको ने न्यूरो साइंस को जन्म दिया, जिसे कॉग्निटिव न्यूरो साइंस आज के दिन पढ़ाया जाता है।
सोशल साइकोलॉजी या सोशल कॉग्निशन को जन्म दिया, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को उन्होंने जन्म दिया। फिर अगला स्कूल, इसको सोशियो कल्चर या सोशल कल्चर कहते हैं। इसके फाउंडर्स में देखें तो कई लोग रहे। एक रशियन साइंटिस्ट रहे, वाइगॉट्स्की, वो रहे, या हाइडर या फेसिंगर या स्टैनली, इस तरह के लोगों ने इसमें योगदान दिया। इनका सोशल या कल्चरल इन्फ्लुएंसेस पे काफ़ी ज़्यादा जोर रहा। तो इनका कहना था कि हम समाज के दबाव प्रभाव में जीते हैं, है ना। तो जैसे अगर चार लोग आपके साथ खड़े हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा, बट वो गलत बात कह रहे हैं, तो आप सोचते हैं मैं सोसाइटी से क्यों अलग जाऊं, मैं भी इन्हीं की तरह सोचना शुरू कर दूं, जो हाँ में हाँ मिला दूं, है ना, इनकी तरह बोलने लगूं, इनकी तरह पहनने लगूं, इनके तरह के तौर तरीके सीख लूं। तो कैसे हम सोसाइटी या कल्चर से प्रभावित होते हैं, और कैसे हमारे अंदर एक प्रवृत्ति बन जाती है समाज के अनुसार जीने की। जैसे अब बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक, और एक बच्चा जो कभी गाली नहीं देता, बट देखता सभी गाली दे रहे हैं तो गाली देने लगता है, अदरवाइज वो, है ना, ऑड मैन आउट बन जाता है। आप एक ऑफिस में ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो सभी घूस लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहते हैं मैं ऑड मैन आउट बन रहा हूँ, ये लोग मुझे कॉर्नर करेंगे तो हम भी उन्हीं की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि भाई कोई नहीं लेता, यहाँ सभी ईमानदारी से काम करें तो हम भी उन्हीं की तरह करना शुरू करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कैसे हमको प्रभावित करती हैं, इसको स्टडी किया गया है। तो जो सोशल इंटरेक्शन है लर्निंग में, उसको उन्होंने काफ़ी स्टडी किया, और लैंग्वेज को एक प्राइमरी टूल के रूप में देखा थिंकिंग और लर्निंग के प्रोसेस में। तो डेवलपमेंट इज सोशल फर्स्ट एंड देन इंडिविजुअल। इनका कहना था कि हम पहले समाज से सीखते हैं और फिर अपने आप में हम इंटरनल प्रोसेस में जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो व्यवहार है वो अक्रॉस कल्चर्स चेंज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पश्चिम को देखें तो वहाँ इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा जोर है, कि हर व्यक्ति अपने ढंग से जिए, उसको निर्णय करने की स्वतंत्रता हो, जैसा जीना चाहता है उसको जीने दिया जाए, है ना। ऐसा एक बहुत बड़ा जोर रहा है पूरे ट्रेडिशन में, आप देखें। और हमारे पूरब में अगर देखें तो हम परिवार को, है ना, कुनबे को साथ लेके चलते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल अभी नहीं, कलेक्टिविज्म, हम साथ साथ कैसे रहेंगे। तो हमारे यहाँ ज़्यादा जोर कलेक्टिविज्म पे रहा है, यानी एक समुदाय के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ जुड़ के जीने का ज़्यादा रहा है। पश्चिम में देखें तो इंडिविजुअल के रूप में जीने का ज़्यादा जा रहा है। तो आपको दिखाई देगा कल्चर्स के अनुसार, वैसे साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो आप एक तरह कल्चर दिखाई देगा, भारत में भी दक्षिण में जाएंगे तो एक तरह कल्चर होगा, पूरब में आएंगे तो एक तरह कल्चर होगा, पश्चिम में जाएंगे अलग तरह कल्चर होगा, उत्तर में आएंगे तो एक अलग तरह कल्चर होगा। और कैसे वो हमारे पूरे भाव, विचार, व्यवहार, कार्य को प्रभावित करता है, इसको उन्होंने स्टडी किया। तो अभी आप देखें तो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में या एजुकेशन में या सोशल जस्टिस में इसका प्रयोग होता है। क्रिटिसिज्म ये है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको स्टडी नहीं किया, या जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी एक ही परिवार में रहते हुए कैसे, एक ही वातावरण में रहते हुए कैसे लोगों का आचरण भिन्न भिन्न हो सकता है, इसको उन्होंने स्टडी नहीं किया। और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को बिल्कुल ठीक ठीक तो पहचाना नहीं सकता, है ना, वो एक एवरेज ग्रेडिंग ही होती है कल्चर की, सोसाइटी की। बट फिर भी इनकी एक लेगेसी है, थेरेपी में, रिसर्च में इनका प्रयोग होता है। तो ये 6 स्कूल्स का हमने स्टडी किया। तो ये स्कूल्स थे, यानी अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से अप्रोच किया साइकोलॉजी को। उसके साथ कुछ पर्सपेक्टिव्स को पहचाना गया। तो जैसे अगर ऊंट और टिचनर के काम को देखें तो इसका बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, यानी फिजियोलॉजिकल, शरीर से आने वाली संवेदना को ध्यान में रखकर इन्होंने सिद्धांत दिए। साइकोडायनामिक को देखें तो इन्होंने ड्रीम्स को स्टडी किया, या जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो मुख्य बिंदु रहा है इनके पूरे सोचने ढंग, सोचने और, है ना, शोध करने का, फ्रॉइड का जो रहा। अगर पावलो स्किनर को देखें तो इन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को ध्यान दिया, कि कैसे कंडीशनिंग होती है, चाहे क्लासिकल हो या ऑपरेंट कंडीशनिंग हो, कैसे होती है। कोई बाहर से कोई सूचना आती है और हम कैसे उसको अर्थ देते हैं, इसको उन्होंने स्टडी किया। एक अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक, इसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव, इसमें हमारा कैसे ब्रेन में फंक्शनिंग होती है उसको उन्होंने स्टडी किया। और यदि हम इवोल्यूशनरी को देखें तो, या फंक्शनलिज्म को देखें तो कैसे हम अडेप्ट करते हैं वातावरण के साथ, है ना। तो डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित रहा। एक और सिद्धांत निकल कर आया, एक और विधि निकल गई, इसको ह्यूमनिस्टिक कहते हैं, 1950s के बाद निकल कर आया। इसमें रॉजर्स और मैस्लो, मैस्लो एक मुख्य इसमें शोध करता रहे। तो इनका कहना था कि बेसिकली इनका कहना था कि जो होल है वो पार्ट्स के सम से ज्यादा होता है ना। तो ह्यूमन बीइंग में पोटेंशियल है, उसके अंदर फ्री विल है। ऐसा नहीं कि सब कुछ कंडीशनिंग ही है, नहीं, उसके अंदर फ्री विल है, वो अपने आप में तय कर सकता है चीजों को। और उसके अंदर एक इनहेरेंट गुडनेस होती है, मानव है, वो कुछ अच्छा चाहता है। तो अगर हम देखें तो इन्होंने काफी हद तक सहज स्वीकृति की ओर ध्यान देने का प्रयास किया।
तो भले ही पूरी तरह से नहीं मैं कहूँगा, परंतु फिर भी उस पर इनका ध्यान गया जिस पे अभी तक लोगों का ध्यान नहीं गया था। तो इसके पहले जो लोग थे वो जनरली एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करते हुए सिद्धांत देते रहे। इन्होंने एक ह्यूमन अप्रोच लेकर ध्यान देने का प्रयास किया। तो बहुत सारे मेथड्स उनके, नॉन डायरेक्टिव या ओपन एंडेड इंटरव्यूज। ऐसा नहीं कि हमको कोई चीज़ मन में रखकर फिर उनके प्रश्न पूछने, नहीं, उनको बस है ना एक्सप्रेस करने दिया जाए। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, क्वालिटेटिव रिसर्च, ये इनके मेथड्स निकल कर आए। जी भैया, थोड़ा जी। समय पर ध्यान आकर्षित कराना हाँ, चाह रहे थे। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है दीदी, एक 50 से 55 तक लेके चले या और पहले? जी भैया, दे सकते हैं, वे प्रश्न भी दे रहे हैं, प्रश्न भी कुछ ले लेंगे भैया। जी। अच्छा, ठीक है। इनका कहना था कि ह्यूमंस में फ्री विल होता है और व्यक्ति बेसिकली अच्छा व्यक्ति होता है ना, कुछ अच्छा करना चाहता है, सही जीना चाहता है। ठीक है ना। और अभी जो उसके अंदर एक्सपीरियंसेस हैं, हियर नाउ पे ध्यान दीजिए। बहुत सारा जो पीछे से चला आ रहा है उसको हटाकर अभी जो उसके अंदर चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, और कैसे वो एक जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहेंगे, है ना, कि अपने आप को वो पूर्णतः जब एक्सप्रेस करता है तो कैसे एक्सप्रेस करेगा, उस सब जाने का प्रयास करता है। एक होलिस्टिक व्यू इन्होंने निकालने का प्रयास किया। और अगर आप देखें तो ये मैस्लो हायरार्की एक बनती है, जिसमें कहते हैं कि पहले वो फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने का प्रयास करता है, वो पूरी तो फिर सेफ्टी के लिए प्रयास करता है, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस के लिए प्रयास करता है, फिर अपने सेल्फ स्टीम के लिए काम करता है, और फाइनली वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम करता है। इसमें ये बात महत्वपूर्ण है कि नीड्स की बात कर रहे हैं, है ना, कि नीड्स को पूरा करने के बाद फिर वो आगे ध्यान देता है। इसको हम लोग और समझेंगे, अभी समय की सीमा है कि हम जो बात करें उससे कैसे ये बात जुड़ती है या इससे भिन्न है। और एक रिसेंट डेवलपमेंट है 1998 में जो सेलिगमैन ने दिया, इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। तो ये और थोड़ा सा आगे बढ़ा इसमें। ये ह्यूमनिस्टिक से जुड़ा हुआ तो है, परंतु उससे थोड़ी आगे की बात है। फिर उन्होंने वेलबींग की बात की कि एक वेलबींग मतलब आदमी एक अच्छा जीवन, मतलब वेलबींग लाइफ कैसी हो, है ना। तो उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस हो, इंगेजमेंट हो, रिलेशनशिप्स को ठीक से फुलफिल कर पाए, लाइफ में एक मीनिंग हो, है ना, और एक अम्प्लिशमेंट का सेंस हो। इनका फॉर्मुलेशन को परमा कहते हैं, परमा मॉडल। तो इन्होंने 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को पहचाना है, जिसमें क्रिएटिविटी, काइंडनेस, परसीवरेंस, इस तरह के वर्च्यूज को रखा गया है। और इन्होंने उसको जो मनुष्य में अच्छे गुण हो सकते हैं उसको एक साइंटिफिकली स्टडी करने का और एविडेंस के आधार पर स्टडी करने का प्रयास किया है। जैसे ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को रखना, शेयर करना, है ना, काइंडनेस की वैल्यू करना, काइंडनेस को वैल्यू करना, इस तरह के गुणों को इन्होंने पहचानने का प्रयास किया है। तो एक तरह से ये ह्यूमनिस्टिक से जुड़ा हुआ परंतु उसके एक आगे का अप्रोच बना, जिसमें ये कहते हैं कि मनुष्य तृप्तिपूर्वक जीना चाहता है और तृप्तिपूर्वक जी सकता है। अभी एनपीटेल पे भी, यानी स्वयं पे भी एक कोर्स है, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। अगर आप लोग इसको एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें आपको और स्टडी करने को मिलेगा। तो एजुकेशन में इसका कैसे प्रयोग हो सकता है, वर्क प्लेसेस पे, थेरेपी में, हेल्थ में, इन सब पे ना बात हुई है। कुछ क्रिटिसिज्म भी है बट फिर भी लिगेसी है इनकी, और जो की फिगर्स हैं वो ये लोग हैं जिन्होंने इसको, जिससे सेलिगमैन को फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। तो इतने सारे हम लोगों ने विधाओं को स्टडी किया। अब हमारे आगे करने के लिए काम क्या है, तो एक तरफ से देखा हमने 8 विधाओं को स्टडी किया: स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइकोडायनामिक, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव, सोशियो कल्चरल, ह्यूमनिस्टिक एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब आपके लिए होमवर्क है कि इन सबको स्टडी करते हुए आपको क्या समझ में आया कि मानव क्या है, या यूं कहें मानव का मन क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस पर्सपेक्टिव या स्कूल के अनुसार क्या निकल कर आए वो आपको रखना है। तो आप इसका शोध कर सकते हैं अपने आप में, आप चाहे तो चैट जीपीटी का प्रयोग करें उसके लिए। फिर मानव के आचरण कैसे तय होते हैं, जैसे ऑपरेंट या क्लासिकल कंडीशनिंग कहें तो उनका कहना है कि भाई अल्टरनेटिव कंडीशनिंग से तय होता है, किसी कारण नहीं, वो अडेप्टेशन से तय होता है कि हम कैसे अपने वातावरण को अनुकूल बनाए ताकि हम सर्वाइव कर पाए या हम अपने जनरेशन को बनाए रख पाए। तो अडेप्टेशन से तय होता है। किसी कारण नहीं, वो संवेदनाओं से तय होता है कि हम उसको कैसे अर्थ देते हैं। किसी कारण नहीं, वो सभ्यताओं से तय होता है। किसी कारण नहीं, वो तो ब्रेन के एक्टिविटी से तय होता है ना। तो अलग अलग अप्रोच लिए गए। ह्यूमनिस्टिक में करने वो बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाना चाहता है, तो वहां से तय होता है। तो फुल ह्यूमन पोटेंशियल की आपको दिखाई देगी, कहीं कहीं बात हुई, कहीं नहीं बात हुई। एक पूर्ण मानव की कहीं बात हो पाई, कहीं नहीं बात हो पाई। तो उसको आपको पहचानना है, उसको लिखना है। फिर क्या क्या समस्याएं देखी, है ना, तो एबनॉर्मल बिहेवियर, कंडक्ट कैसा कैसा हो सकता है, ये जो अजागृत मनुष्य है उसमें क्या क्या कमियां दिखाई दे सकती हैं, इन भिन्न भिन्न स्कूलों में उसको कैसे पहचाना गया है। फिर जहां व्यक्ति खड़ा है उसे आगे जाने के लिए क्या दिशा दिखाई देती है, इस आधार पर, अपने आधार पर नहीं, इन स्कूल्स के आधार पर। और कोई उसका आधार भी है कि नहीं, या उसका कोई दिशा भी है कि नहीं। तो जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में उन्होंने एनालाइज तो कर दिया स्ट्रक्चर्स के रूप में, बट वहां पे उसको छोड़ दिया। अब इससे आगे कैसे बढ़े, शायद उसकी
दिशा नहीं मिल पाती तो लिखना होगा कि नहीं, वहाँ उसकी दिशा नहीं मिल पाती। अगर मिलती है तो उसको भी लिख सकते हैं। तो आपको स्वयं स्टडी करना है। फिर एक मानव जो पूर्ण होगा समझ में, आचरण में, उसका जीना कैसा होगा, उसका कोई स्वरूप यहाँ से मिलता है कि नहीं, इसको भी देखना है। फिर आप देखें कि ये जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, ये आपके लाइफ के लिए कैसे अप्लाई होते हैं। क्या इसको पढ़कर आपको अपने अंदर कुछ जो अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, क्या कुछ पकड़ में आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो ऐसा क्यों है, किसी के प्रति घृणा है, भय है, विरोध है, ऐसा क्यों है। क्या अगर आपको कुछ हेल्प मिला तो आप लिख सकते हैं कि आपके साथ कैसे अप्लीकेबल है। और प्लस आप लिख दें कि इन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की क्या लिमिटेशंस है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क होगा, मैं कहूँगा। और इसको आप अपने आप में करें तो उससे आप साइकोलॉजी को स्टडी भी कर सकते हैं, और है ना, अपने आप को भी आगे बढ़ा सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतनी ही बात थी। हम कुछ रिफ्लेक्शंस ले सकते हैं। जी, थैंक यू जी। सो मच भैया। कुछ प्रश्न हैं, हैंड रेज है भैया, तो प्रश्न ले लेते हैं। गीता अरोरा दीदी, नमस्ते। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी जी दीदी, आ रही है। जी। भैया बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे साइकोलॉजी का, और वो जो उन्होंने कोर्स बताया है कि हम चाहें तो रजिस्टर करके हम कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू रजिस्टर, थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा प्लीज कि कैसे ज्वाइन करना है वो कोर्स साइकोलॉजी का। स्वयं पे वो कोर्स आपको मिलेगा, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी एक कोर्स है, उसको आप एनरोल कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे और कोर्सेज भी मिल सकते हैं। बट यदि साइकोलॉजी में अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, खासतौर पे वेस्टर्न साइकोलॉजी में, तो वो भी आपको पढ़कर कुछ चीज़ें नई ध्यान में आएंगी। कि पहले जो स्टडी हो रहा था जनरली एबनॉर्मल बिहेवियर को लेकर हो रहा था, या मनुष्य किसी तरह सरवाइव करे, है ना, या कैसे मनुष्य कंडीशन हो जाता है, उसको बात हो रही थी। मनुष्य तृप्तिपूर्वक कैसे जिए उसकी बात कम हो रही थी। बट 1950s के बाद इसके बारे में भी वेस्ट में बात होने लगी है। तो उसके बारे में आपको इसमें काफ़ी जानकारी मिलेगी। जी भैया, और एक नाम जो मैं चैट में भी डाला है, वो मुझे लगता है कि उन साइकोलॉजिस्ट का काम भी बहुत बढ़िया रहा, विक्टर फ्रैंकल। हाँ करीना, देखिए इसलिए हमने कहा कि ये थोड़ा है और ये एक इंट्रोड्यूसर है ना उन्होंने कि पुस्तक भी लिखी, लाइफ मैन सर्च फॉर मीनिंग। जो अभी आपने मीनिंग का लिखा ना, कि उसके भाई इंसान जो है एक अल्टीमेट स्टेज के बाद वो अपने जिंदगी में पूर्ति के लिए, फुलफिलमेंट के लिए वाकई ही एक मीनिंग है ना उसका सर्च करता है। तो मुझे विक्टर फ्रैंकल का बहुत अच्छा लगा था पर्सनली। तो मेरे को वो वाली साइकोलॉजी में तो बहुत ही अच्छा लगा जहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि भाई जैसे जैसे हमारी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होती जाती हैं, तो हम अल्टीमेटली हम अपने लाइफ के मीनिंग की खोज चालू कर रहे हैं। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा भी ओपन रखें। देखिए क्या है ना कि अगर अर्ली स्टेज में ही आपको आपकी मूल चाहना स्पष्ट हो जाए तो मैं कहूँगा आप इनको स्टडी जरूर करें, बट इसको एक प्रस्ताव के रूप में रखें, ताकि हम इनसे प्रभावित हुए बगैर इनका ठीक ठीक स्टडी कर पाए, मूल्यांकन कर पाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक बच्चे के सामने भी, जिसने अभी अपने लिए अर्न करना शुरू नहीं किया है, अगर अस्तित्व की मौलिक वास्तविकताओं के बारे में प्रस्ताव रखा जाए तो पहले उसका ध्यान वहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य पहले सिर्फ सुविधा के बारे में सोचेगा, जब सुविधा पूरी हो जाएगी तब उसके आगे सोचेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरे अनुसार। बट इसको ओपन रखें। तो जैसे मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, अगर मुझे दिख जाए बचपन से ही कि निरंतर सुखपूर्वक जीना तो सही समझ सही भाव से होता है, तो मेरा पहला ध्यान सही समझ सही भाव पे होगा। और फिर उसके साथ में सुविधा का विचार करूंगा। ऐसा नहीं कि जब सुविधा की आवश्यकता पूरी हो जाएगी तब जाके उसका विचार करूंगा। तो इसको अभी ओपन रखें। ओके। और यहाँ पर चंडीगढ़ में जब हमने प्रोग्राम किया था, तो जी। दर्शिनी दीदी और मनीषा गुप्ता दीदी, इन दोनों इंस्ट्रक्टर्स ने हमें करवाया था। तो मैं मनीषा जी को अप्रोच करके मैं कोशिश करती हूँ साइकोलॉजी वाला वो कोर्स में रजिस्टर करने का। मुझे इसमें इंटरेस्ट है काफी ज्यादा। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया जी। जी धन्यवाद दीदी। जी प्रशांत भैया, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, एक मिनट में कहूंगा बस जी। जी थैंक यू कुमार जी, कुमार भैया। हमेशा आप जैसा गाइड करते हैं वैसा ये नया टॉपिक आज मुझे काफी इंटरेस्ट है। और मेरी ये चाहना थी, आप मुझे बार बार पूछते थे कि आपने भी अभी एनपीटीईएल का नाम लिया तो अच्छा लगा कि ये सारा अवेलेबल है। इट इज इजीली अवेलेबल, बट वी हैव टू कंपेयर विथ अवर ओन। हम यहाँ कितना लेना, हम कहाँ बैठते हैं, वो जरूर एमबीबीटीआई टेस्ट जो आपने बताया या होमवर्क दिया वो हम करेंगे। फिर मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। जी भैया, थैंक्स अलॉट फॉर यूएचवी टीम। नमस्ते। नमस्ते सभी को। जी। बढ़िया भैया। जी, सुनील कुमार भैया। यस दीदी।
भैया से क्वेश्चंस भी है और कुछ मैं ऐड भी करना चाह रहा था। जैसे कार्ल युंग की बात आई थी, तो उसमें एक इंडिविजुएशन एक प्रोसेस है जो मैंने काफी पढ़ी थी। तो अगर वो भी उनमें भैया इंक्लूड कर लेंगे तो, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात उसमें वो करता है, तो हम जो सहज स्वीकृति है वो काफी हद तक उधर पहुंचाता है, अपनी शैडोज को इंडिविजुएशन में प्रोसेस में लाके, और काफी एनिमा और ये बात करता है। तो उसमें मैंने देखा था कि काफी हद तक वो काफी ऊपर तक ले जाता है। अ, दूसरा ये इसमें जो बहुत अच्छे से भैया ने हमें बताया, लेकिन स्पीड इतनी फास्ट थी कि अगर किसी ने पहले नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा असहज लगता है। तो इसको अगर 2 पार्ट में या 3 पार्ट में हम कर पाए तो ज्यादा किसी नए के लिए ज्यादा बेटर होगा। और तीसरा मैं ये कह रहा था कि एक इन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट बताए थे, तो मैंने पढ़ा था एनियाग्राम का, जिसमें 9 पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, गुरजेफ के द्वारा डेवलप कर किए गए थे। तो उनमें इनमें कुछ डिफरेंस है क्या? वो मैंने नहीं कर रखे थे जो सर ने बताए थे, जो पर्सनालिटी टेस्ट। जी मैम। जी देखिए, क्या है ना कि अभी हम ये साइकोलॉजी का थॉर स्टडी नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हमें संबंध व्यवस्था और अस्तित्व की समझ एक सीमा तक बन पाई है ना। उसके साथ जो कुछ भी साइकोलॉजी में हुआ है, परंपरा में या आधुनिकता में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, उन सबको हम स्टडी करके उनको प्रॉपरली प्लेस कर सकते हैं। तो इस सेशन का पर्पज ये नहीं कि उनका एक थॉरो स्टडी हो यहाँ पर, है ना। वो तो हम अपने व्यक्तिगत एंड पे कर लें। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि कुछ कोर्सेज एनपीटीईएल के आप उसको कर लें, या बुक्स पढ़ लें। एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ सकते हैं साइकोलॉजी के, क्लास 11 12 की, उससे भी आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। तो ये हम एक होमवर्क के रूप में रखें। यहाँ पर्पज ये है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी, एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव क्या होगा मनोविज्ञान को देखने का, समझने का, है ना, उसको रखने का भाव है। तो हम यहाँ किसी भी विशेष स्कूल को लेकर, पर्सपेक्टिव को लेकर डिटेल में बात करने वाले नहीं है। इसका एक हमने संक्षिप्त परिचय दिया है, और बाकी हम होमवर्क के रूप में करें, है ना, और जी उसका भैया। अभ्यास भी हम पूरा करें। जी। जी भैया। मोस्ट ऑफ हम स्कूल्स तो। थोड़ा सा अवेयर रहें कि जब हम किसी को स्टडी भी कर रहे हैं तो हम उसके शब्दों के पार जाकर उसके अर्थ में जाएं। अदरवाइज आप पाएंगे हर एक स्कूल का अपना एक ग्रामर है, अपना डिक्शनरी है, और कई बार हम उसमें उलझ जाते हैं। तो वहाँ उलझे नहीं, जो मूल वास्तविकता है उस पर हमारा ध्यान बना रहे। और ये जो 8 बिंदु हमने रखे बाद में, उसको केंद्र में रखकर आप सोचें कि इससे क्या ह्यूमन पोटेंशियल तक मनुष्य कैसे पहुंचेगा, इससे कोई दिशा मिल रही है। जी इससे भैया, दिशा तो मिल अभी रही है इनसे। रुकिए। दिशा तो दिखाई दे रही है। लेकिन जो अपना जो मैंने अभी जो अपनी बुक है, अपने ह्यूमन वैल्यूज वाली, उसमें वो सभी के सभी मतलब उस दायरे में आ जाते हैं। अपने माइंड को, ह्यूमन माइंड को और पोटेंशली हम यूज कर सकते हैं। और सहज स्वीकृति के आधार पर अगर हमको वेरीफाई करते चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ ये चीजें, जो हाँ, उसको जितने भी अपने आप थोड़े। में जो बुक में लिखा है उसको भी एक प्रस्ताव के रूप में लें, है ना। और जो जी। और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से मिला है उसको प्रस्ताव के रूप में लें, अपने आप में जांचने का और देखने का काम करें तो ज़्यादा जी उपयुक्त भैया। होगा। जी भैया। जी, थैंक यू भैया। बढ़िया बढ़िया भैया। बहुत बढ़िया भैया। तो अब तो कोई हैंड रेज नहीं है, मगर चैट बॉक्स में कुशल शर्मा भैया कुछ कह रहे हैं। भैया, अब अगर आपने बात रखना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके बात रख सकते हैं अपनी। कुशल शर्मा भैया। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस टॉपिक पर चर्चा करने को लेकर। तो हम सभी लोग इस इन सभी जो आपने इनपुट्स दिए हैं उसको लेकर अपने अंदर इस कंटेंट को सेल्फ एक्सप्लोर करके देखेंगे। जैसे आपने बताया, होमवर्क भी आपने दिया, जिसको भी हम लोग सब कर सकते हैं। और हो सकता है अगले सेशन में, जैसे कहा कि बहुत फास्ट शायद थोड़ा सा और आप पर समय होता तो और चर्चा हो सकती थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगली बार अगर आपसे और हम लोग चर्चा में ला सकें तो थैंक यू सो मच फॉर धन्यवाद दीदी, प्रेजेंटिंग दिस। धन्यवाद सभी को।